बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने न्यू नावल रीड करना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। क्या हो गया है, पिछले नावल्स के ऊपर बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा है। अब यार ये भी आप लोग अंडरस्टैंड करें ना कि डेली तो 7-7 8-8 घंटे के नावल मैं रीड नहीं कर सकती, मैं भी इंसान हूँ। तो जो 2-2 घंटे की मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा, उसके ऊपर भी रिस्पांस दिया करें। उसके ऊपर आप लोगों का रिस्पांस ही कोई नहीं आता। और फिर पहले तो ये था कि मैं इतने नावल रिकॉर्ड करती थी तो कहते थे कि लॉन्ग नावल दे, लॉन्ग नावल दे। अब जब मैं रेगुलर 2-4 दिन इकट्ठे लॉन्ग नावल दे दूँ तो आप लोग कहते हैं जनाब कि शॉर्ट नावल दें, हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने दस दो मैं केड़े पासे जावा है। आप लोग मुझे किसी हाल में जीने नहीं देते, किसी हाल में खुश नहीं होते। खैर, इन नावल्स के ऊपर भी रिस्पांस दें ताकि आप लोगों को टाइमली नावल मिलता रहे। नहीं तो आप लोगों को पता कि अभी ये लास्ट 10 दिन जो रह गए हैं हमारे जाने का टाइम है, तो शॉपिंग है, हर चीज़ में मसरूफ़ हूँ। अगर मैं अपनी मसरूफ़ियत में से टाइम निकाल लूँ तो आप लोग भी अपनी जैसी भी मसरूफ़ियत है टाइम निकालें मेरे लिए। आए खैर, नावल स्टार्ट करते हैं। इसने तरजीदा नज़रों से अपने अतराफ़ बैठी लड़कियों को देखा था। न जाने वह सब किस मजबूरी के तहत घर की महफूज चारदीवारी को छोड़कर इस दुनिया की भीड़ में अपने वजूद को गम करने निकली हैं। माँ के आंचल की ठंडी छाँव की बजाय ज़माने की तपती हवाएं झेलने का मकसद क्या है? किसी लड़की का घर की दहलीज से बाहर निकाला हुआ कदम इसे हर दिन एक नई अजियत से दो चार करता है। इन पर पड़ने वाली निगाह हमेशा एक जैसी नहीं होती। बुरी नज़रों से खुद को महफूज रखते हुए इस बेरहम दुनिया में एक लड़की के लिए अपना मकसद हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। ख्वाह इसका मकसद कुछ भी हो, वक्त और हालात किसी भी लड़की को कभी भी ऐसी सूरत हाल से दो चार कर सकते हैं। वो भी तो ऐसी किसी मजबूरी के तहत अपनी सारी एहतियात एक तरफ रखकर इस मुकाम पर बैठी है। अब्बू के अचानक होने वाले कार एक्सीडेंट में मौत के बाद इसके सारे ख़ानदान वालों ने इनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। सिर्फ तसल्ली के 2 बोल के अलावा किसी भी किस्म की कोई मदद करने के रवादार नहीं थे। ननियाल में भी इसके कोई था नहीं। नाना नानी बरसों पहले फ़ौत हो चुके थे। इसकी माँ अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और खुदा की कुदरत के वो भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। अब्बू की वफ़ात के बाद तो इसे कितने दिन ही समझ में नहीं आया कि अब इनका इस पूरी दुनिया में कोई सहारा नहीं रह गया। ताम खुदा के फजल से इसके तीन तीन चाचा थे, लेकिन होने के बावजूद नहीं के बराबर। इनमें से कोई भी एक जवान लड़की और इसकी बूढ़ी माँ का बोझ उठाने को तैयार नहीं था। अब तो सिर्फ वो दोनों एक दूसरे का सहारा थी। इन लोगों का ताल्लुक बहुत अमीर तबके से नहीं था। मतवसत तबके के होने के बावजूद इसने कभी परेशानी नहीं देखी। अब्बू की ज़िंदगी में इनकी छोटी सी तनख्वाह में आम लफ्ज़ों में ऐश की ज़िंदगी बसर कर रही थी। ना कोई फ़िक्र ना परेशानी। अपने वालिदैन की वो लाडली और नाज़ुपली बेटी थी। अपने अब्बू से वो अपने 100 नखरे उठवाती थी, लेकिन इस ख्वाब जैसी ज़िंदगी की मुद्दत ज़्यादा नहीं थी। जैसे नींद टूटती आप खूबसूरत ख्वाब से हकीकत में आ जाते हैं, इसी तरह अब्बू की वफ़ात ने इसे इसकी हसीन ज़िंदगी से खींचकर हकीकी और बहुत मुश्किल ज़िंदगी में ला खड़ा किया था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसे कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अम्मी का सहारा बनने के लिए इसे मजबूर होकर अपने कदम घर की दहलीज से बाहर निकालने पड़े। इसी साल इसने बीकॉम का फ़ाइनल एग्ज़ाम दिया था, जिसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया था। इसका इरादा तो तलीमी मैदान में बहुत आगे तक जाने का था, लेकिन वक्त और हालात ने इसका साथ नहीं दिया और आज वो कॉलेज की बजाय इस शानदार ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बैठी थी। क्योंकि इसका पहला इंटरव्यू है और इसकी तालीम भी इस नौकरी के लायक नहीं, लेकिन फिर भी वो खुदा की ज़ात पर यकीन रखती हुई इंटरव्यू देने आ गई थी। लेकिन यहाँ बैठी फैशनेबल लड़कियों को देखकर इसका सारा एतमाद जाता रहा और वो काफ़ी हद तक नर्वस हो गई थी। इतने चटक पटक लिबास जो मेकअप से लैस तेज़ तरार लड़कियों के बीच अपने आप को बड़ी सी चादर में ढांपे, सादा सा चेहरा लिए डरी डरी सी वो खुद को बहुत मिसफिट सा महसूस कर रही थी। कई बार तो इसका दिल चाह के वापस लौट जाए, लेकिन अम्मी की पसमर्दा सूरत याद आती वो फिर से अपनी हिम्मत मजतमा करने लगती। मिस तज़ीन वक़ार अपना नाम सुनकर पूरी तरह से चौंकी थी। ख्यालात में उलझे हुए से ये एहसास ही नहीं हुआ कि कितना वक्त गुजर चुका है। इसने घबराकर चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। सारी लड़कियां जा चुकी थी। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, चादर को अपने गिट ठीक से लपेटते हुए जो पहले काफ़ी अच्छी तरह से लिपटी हुई थी। फाइल और पर्स संभालती लरसते कदमों और धड़कते दिल के साथ इसने कैबिन का दरवाज़ा खोला था। न जाने कि आज बार बार दिल भर आ रहा था। कितनी बार वो आंखें रगड़ चुकी थी, लेकिन पलके थी कि भीगने की कसम खा चुकी थी। नज़रें झुकाए झुकाए वो मेज़ तक गई। बैठे। भारी आवाज़ पर वो जल्दी से पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई, वरना खदशा था कि अभी चकरा कर गिर जाती। फाइल इसने फ़ौरन फाइल टेबल पर रख दी और गोद में पड़े पर्स को मजबूती से थाम कर बैठ गई, जैसे इन हालात में इससे कोई भारी मदद मुतवक्का हो। सफ़े पलटने की आवाज़ पर इसके दिल की धड़कन को और भी बढ़ा रही थी। बिलाशबा इसके फ़र्स्ट और सेकेंड ईयर के मार्क्स काबिल तारीफ़ थे, लेकिन फ़ाइनल ईयर की मार्कशीट की गैर मौजूदगी एतराज़ का सबब बन सकती थी। गालिबन अभी तक आपका रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ, काफ़ी पुरसोच लहजा था। जी, वो थूक निकल कर बोली, लेकिन पलके अब भी ना उठाई। वो इतनी बुज़दिल थी नहीं, लेकिन जिन हालात से वो चंद दिनों से गुजरी थी इसने इसकी सारी कुदरत मादी छीन ली थी। आपको इससे पहले किसी नौकरी का तजर्बा? नहीं। शॉर्ट हैंड जानती हैं? नहीं, सीख लूँगी।
कंप्यूटर ऑपरेट करना जानती है? नहीं सीख लूँगी। टाइपिंग आती है? सीख लूँगी। व्हाट रबिश। वो झंझलाहट में मेज़ पर हाथ मारकर चीखा। वो पूरी जान से उछल गई। पलकें उठानी चाहिए लेकिन उमड़ आने वाले ढेर सारे आंसुओं ने इजाज़त नहीं दी। क्या ये कोई टीचिंग सेंटर है जो आप सब कुछ सीख लेंगी? वो धाड़ा। और क्या आपकी आंखों में कोई फॉल्ट या है? ये मुकाबिल की शक्ल बहुत खौफनाक होने का डर है जो आप निगाहें उठाकर बात करने की ज़रूरत नहीं महसूस करी। बहुत ही तीखे लहजे में तंज किया गया। इसने बौखलाकर पलकें उठाई थी। एक पल के लिए तो वो भी साख्त रह गया। शफाफ झील में बारिश के कतरे सैलाब लाने की कोशिश में थे। पलकें छपक छपक इन कतरों को अंदर धकेलने की कोशिश में बेदर्दी से इसने लब काटे। आप क्या सोचकर नौकरी करने निकली हैं? आप क्या समझती हैं आपको इतने आला तजर्बात की बिना पे नौकरी आपको दे दी जाएगी? वो संभल कर दोबारा तेज़ लहजे में बोला, जी 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 मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है। वो मुश्किल बोली। वो दोबारा फाइल के पन्ने पलटने में मशगूल हो चुका था। आंख से 2 मोती टपक कर पर्स पर फैल गए। तेजी से चादर को चेहरे पर खींचा लेकिन इसकी निगाहें ये मंजर देख चुकी थी। क्या गारंटी कि आप ये पोस्ट संभाल सकेंगी? ना आपके पास तजर्बा है ना मौजूद तालीम। निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी जो आंसू रोकने की कोशिश में लप चली थी। मुझे अपनी ज़ात पर यकीन है और मेहनत और लगन से बहुत कुछ किया जा सकता है। इस दुनिया में हर किसी के पास तजर्बा नहीं होता। कहीं ना कहीं किस्मत आजमाने के बाद ही वो तजर्बाकार कहलाता है। अब की बार वो अपने लहजे में एतमाद लाने की कोशिश करती हुई बोली थी, लेकिन बल्कि अब भी फीकी भी थी। ओके आप जा सकती हैं। इसकी फ़ाइल वापस करते हुए बोला तो एकदम ही ढेरों मायूसी इसके अंदर सरायत करके घर आकर जैसे तैसे अम्मी को मुतमिन कर दिया लेकिन खुद मुतमिन नहीं हो सकी। फिर वो कई दिन अपने अंदर कोई दूसरा इंटरव्यू देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पहला तजर्बा इतना तलख था कि अब आगे के लिए इससे बहुत हौसला दरकार था। तो बंदा पहले कोई कोर्स कर लवे, लेकिन ज़रूरत तो पैसों की है। कोर्स भी पैसों से ही होता है। अभी तो अब्बू के वो पैसे काम आ रहे थे जो अब्बू ने इसकी शादी के लिए जोड़ कर रखे थे। न जाने अब आगे क्या होगा। वो सोचती और खुदा से अपने लिए हिम्मत और हौसला मांगती रही कि इम्तिहान की इस घड़ी को बाहिम्मत तौर से गुजार दे। तकरीबन 10 दिन बाद इसे बजरिया डाक अपॉइंटमेंट लेटर मौसूल हुआ। इसे जिसे देखकर वह हैरत ज़दा रह गई। इसके तो गुमान में भी नहीं था कि इसे वहाँ नौकरी मिल भी सकती है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन जितना ख़राब पड़ा था इसे तो इसने सोचा तक नहीं था कि कभी ज़िंदगी में वो शख्स इसे नौकरी देने की गलती नहीं करेगा। मामला में दिल दा लग गया। दूसरे दिन वो ऑफिस पहुंची तो जहन में काफ़ी सवाल थे। चपड़ासी ने इसे सीधा इसी कैबिन तक पहुंचा दिया। नॉक करके वो अंदर दाखिल हुई। मेज़ के पीछे वही शख्स बैठा किसी फाइल के मुताले में गर्क था। इसे बैठने का इशारा करके वो दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। इसे अपनी जानिब से लापरवाह देखकर तज़ीन ने आज इसका तफसीली जायज़ा लिया। काफ़ी स्मार्ट सा बंदा था। पर्सनैलिटी भी शानदार थी। चेहरे की संजीदगी से एक बावकार रूप बख्श रही थी। कपड़ों से भी नफासत टपक रही थी। इसने तायराना नज़रों से कैबिन का जायज़ा लिया। कैबिन की सजावट इसके आला ज़ौक़ का नमूना पेश कर रही थी। वो भी चारों तरफ देखने में मशगूल थी कि इसके खनकारने की आवाज़ पर चौंकी। वो इसी की जानिब देख रहा था। इसे अपनी जानिब देखता पाकर इसने नज़रें झुका ली। न जाने किससे नज़र मिलाकर बात करने की इसमें हिम्मत नहीं हुई। तज़ीन के मतवज्जा होते वो काम के मुतल्लिक बात करने लगा। इसका नाम ज़हाब अजलाल था और वह इस कंपनी का मालिक था। तज़ीन का तकर्रुर इसके बीए की हैसियत से हुआ था। इसका पीए की हैसियत से हुआ था, लेकिन चूँकि अभी तज़ीन को कंप्यूटर वगैरह का कोई काम नहीं आता था, इसलिए इसे कुछ दिन स्टाफ के एक मेंबर के ज़ेरे निगरानी सब काम करना था और साथ ही कंप्यूटर वगैरह के बारे में तफसीलात जाननी होगी। इसके बाद इसका असल काम शुरू होगा। वो खामोशी से इसकी सारी बातें ज़हन नशीन करती जा रही थी। आखिर में इसने कहा था, मैंने आपके काम करने की लगन और हौसले को देखकर आपका इंतखाब किया। मुझे उम्मीद है आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम अंजाम देंगे। सर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। खुशी से इसकी रंगत टिमटिमा रही थी। फिर चपड़ासी से मिसेस रुबीना के पास छोड़ गया। ये उम्र में इससे बड़ी थी लेकिन इनका अंदाज़ बहुत दोस्ताना था। तज़ीन ने 1 महीने में पूरी मेहनत और लगन से सारे काम सीख लिया और अब अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत दयानतदारी से निभा रही थी। लेकिन फिर भी कभी कभार अगर छोटी सी गलती भी इससे हो जाती तो ज़हाब अजलाल से सख्त से सुनना पड़ जाता और तब कई आंसू चुपके से इसकी पलकों से गिरकर इसकी आगोश में जज़ब हो जाते थे। ये शख्स तो न जाने किस मिट्टी से बना हुआ था। तारीफ़ करना तो जानता नहीं था, बस गलतियाँ पकड़ने की फ़िराक में रहता था। स्टाफ की बाकी लड़कियाँ तो अक्सर इसकी बहादुरी की तारीफ़ करती क्योंकि ऐसे सख्त मजाक जो खुश्क इंसान की पीए बनना कोई आसान काम नहीं था। कभी कभी तो इसका भी जी चाहता कि नौकरी छोड़ छाड़ कर भाग जाए। रोज़ रोज़ की डांट और कड़वी कसैली बातें कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इसकी मजबूरी इसके पाँव की जंजीर बन जाती। और आजकल तो वैसे भी अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। अक्सर और बेशतर इनके पेट में दर्द रहने लगा था। वो काफ़ी दिनों से इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने का सोच रही थी। इस दिन भी वो अपने कैबिन में बैठी काम करती हुई अम्मी के मुतल्लिक़ ही सोच रही थी। इसका कैबिन साहब के कैबिन के बिल्कुल साथ था। वो अपनी सोचों में इस कदम मुनहमिक थी कि इसे ज़हाब के कैबिन में आने की बिल्कुल भी खबर नहीं हुई। मिस तज़ीन, ये फ़ाइल मुझे शाम तक कंप्लीट करके दें। टेबल पर फाइल रखते इसे मुखातिब किया। वो जो नज़रें फ़ाइल पर गाढ़े कलम चलाने में मशगूल थी, अचानक इसकी आवाज़ सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ी। हाय अल्लाह! सीने पर हाथ रखते खासी बुलंद चीख लबों से बरामद हुई। क्या हुआ? वो बेहद हैरत से इसे देख रहा था। कुछ नहीं, अपनी बेवकूफ़ी पर पूरी तरह शर्मिंदा हुई। फिर आप चीखी क्यों? वो अब भी हैरान था। वो आपकी आवाज़ सुनकर डर गई थी। खिफ़्फ़त के मारे से नज़रें नहीं उठाई जा रही थी। क्या?
इसकी तहय्युरज़दा आवाज़ उभरी तो इसने बौखला कर इसे देखा। इट्स ओके, ये फ़ाइल मुझे शाम तक चाहिए, वो कहकर फ़ौरन कैबिन से बाहर चला गया और इधर वो अपनी बेवकूफ़ी याद करके जी भर कर शर्मिंदा हुई थी। एक पल के लिए इसे शुबा से हुआ कि वो मुस्कुराया था। अगर इस शख्स के चेहरे पर हर वक्त करख्ती की बजाय लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट होती तो वो कितना शानदार लगता। लेकिन मुस्कुराहट से तो इन मोहतरम को अज़ली बैर है। वो बिला इरादा कितनी देर इसके मतलब सोचती गई और तसव्वुर में इसको मुस्कुराता हुआ देखने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होकर सर झटकती हुई अपने काम में मशगूल हो गई। वो तेज़ कदमों से जीनों की जाने पड़ रही थी। ऑफिस ख़त्म हुए 15 मिनट हो चुका था। इसके सारे कोलीग्स से आ चुके थे। इसे फ़ाइल मुकम्मल करने में खासा वक्त लग गया। अम्मी का तबीयत का सोचकर वो खासी उजलत में थी। इसी बेध्यानी में पहले सीने पर पड़ने वाला इसका कदम गैर मतवाज़न होने के साथ ही मुड़ा था और वो एक झटके से अपने पीछे किसी से बुरी तरह टकराई। लेकिन इससे पहले को पूरे सीने से नीचे जाकर अपनी हड्डियों की मजबूती जांचती किसी ने मजबूती से इसके दोनों बाजू थाम लिए। खौफ से इसकी आंखें फैल गई। इसने पलटकर अपने मसीहा को देखा तो बौखला गई। साहब तेज़ नज़रों से घूरा था। दिमाग कहाँ रहता है आपका, देख कर नहीं चल सकती? दृष्ट लहजे में तनबीह की। बेइज्जती के एहसास से इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। रेलिंग का सहारा लेकर झुककर पैर देखा, पैर में टीस सी ऊपर आई थी। सैंडल का स्ट्रिप भी टूट गया था। इसकी आंखों में तेजी से पानी जमा होने लगा। हुण बिस्त होने की बजाय पहले बंदा अपनी अखां का इस्तेमाल कर लवे जेड़े बटन अल्लाह ने दिते हुए। जाने इसके करख्त लहजे का असर था कि पैर की तकलीफ पर आंखें भीगी थी। अपने आंसू छुपाने की खातिर इसने फ़ौरन इसकी जानिब से रुख मोड़ लिया। इसके मज़ीद किसी जुमले से बचने के लिए वो आगे बढ़कर जीने उतरने की कोशिश करने लगी। संभल कर दूसरे जीने पर पाँव रखा तो तकलीफ़ के एहसास से आंसू बाहर छलक पड़े, लेकिन जीने तो बहरहाल तय करने ही थे। सो एक करके कराहते हुए जीने उतरने लगी। निचले लब दांतों तले दबाए कराहें रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन बावजूद कोशिश के हल्की सी सिसकी लबों से निकल ही जाती थी। बमुश्किल तमाम वो सीढ़ियाँ तय कर पाई थी। पैरों में तकलीफ़, इस पर से टूटी हुई सैंडली से रास्ता तय करने में बहुत दिक्कत हुई थी। इसने दोबारा ऊपर देखने की कोशिश नहीं की कि वो जीनों पर खड़ा या जा चुका है। इसके सामने रोने पर पहले शर्मिंदा थी, ऊपर से इसका सख्त लहजा। कुछ दूर चलकर वो रुकी थी और एक कार पर हाथ रखकर झुककर अपनी सैंडल देखने लगी। इसने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई, लेकिन आसपास कोई ऑटो या टैक्सी नहीं थी। रोज़ाना वो बस से आती जाती थी, लेकिन आज इस हालत में बस स्टॉप तक जाना मुमकिन नहीं था। अब इसे यहीं खड़ी रहकर ऑटो रिक्शा का इंतज़ार करना पड़ेगा। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? न जाने कितनी देर मुझे इस तरह खड़ी रहना पड़े। बेबसी के एहसास से इसकी आंखें डुबडुबा गई। तभी कार का दरवाज़ा खुलने के आवाज़ पर इसने चौंक कर अपना हाथ कार पर से हटा लिया। आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जहाब इसके मुकाबिल कार का दरवाज़ा खोले खड़ा था। वो बुरी तरह घबरा गई। मैं चली जाऊँगी। इसके सख्त लहजे से वो अब तक सहमी हुई थी। चलो, गुंडा नहीं हूँ मैं, अगवा नहीं कर रहा। वो सख्ती से गुर्राया तो वो और भी घबरा गई। आंखों से बहने वाले आंसू में रवानी आ गई। मेरा ये मतलब नहीं था। उफ़, ये शख्स तो हर बात का उल्टा मतलब निकालता है। बैठो। वो अनसुनी करके दरश्त लहजे में बोला तो बिना कुछ बोले फ्रंट सीट पर बैठ गई। रास्ते भर वो रुख मोड़े आंसू पीने की कोशिश में मसरूफ़ थी। कार में बैठने के बाद इनके माबैन किसी भी किस्म की गुफ्तगू नहीं हुई थी। इसने अपने घर से एक स्टॉप पहले से कार रोकने के लिए कहा तो वह हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। लेकिन आपका घर तो यहाँ से थोड़ा दूर है। जी, लेकिन मैं चली जाऊँगी। वो उंगलियाँ मसलती हुई बोली। से समझ नहीं आ रहा था कोई इसे कैसे समझाए कि अगर इसके ख़ानदान के किसी भी फ़र्द ने इसे किसी गैर मर्द के साथ कार में आते देख लिया तो कैसी कैसी बातें बनाएंगे। इसके चाचाओं का घर इसके घर के आसपास ही था, इसलिए इसने एक स्टॉप पहले कार रोकने को कहा था। लेकिन आपके पैर में तकलीफ़ है और आपकी सैंडल भी टूटी हुई, आप कैसे जाएंगी? इसने उलझे हुए लहजे में कहा तो इसे भी हैरत का झटका लगा। इसे कैसे मालूम हो कि इसकी सैंडल टूट चुकी है? बीबी अन्ना तो है नहीं, अखा तो भी दो रहा खुदा। मैं आपको आके घर तक छोड़ देता हूँ। इसे खामोश पाकर इसने कहा तो परेशान होगी। मैं आपको कैसे समझाऊँ, मेरे रिश्तेदार। वो जुमला अधूरा छोड़कर बेबसी से लब काटने लगी। इसकी पलकें अपनी बेबसी पर दोबारा भीगने लगी थी। साहब ने खोजती हुई नज़र इस पर डाली, लेकिन दूसरे लम्हे जैसे इसके अधूरे जुमले का मफहूम समझकर गहरी सांस लेता हुआ सीधा हुआ था और कार स्टार्ट करके यू टर्न लेकर वापस इसी से चल पड़ा जिधर से आया था। इसे वापस होते देख वो बखला गई। आप कहाँ जा रहे हैं? इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उल्टे दिमाग का आदमी था, कहीं इसकी बात पर नाराज़ होकर इसे वापस ऑफिस ही ना छोड़ दे। आप मुझे गलत मत समझे। मैं तो वो हकला कर वजाहतें देने की कोशिश करी थी, लेकिन वह लब भेजे ड्राइव करता रहा। इसे ढेर सारा रोना आ रहा था। ये शख्स तो कुछ सुनता ही नहीं था। अचानक इसने एक शॉपिंग सेंटर के सामने कार रोकी, बिना कुछ कहे उतर कर अंदर चला गया। हेलो, नवी जुत्ती लेन गया जे। बहरान परेशान बैठी रहेगी। थोड़ी देर बाद वो हाथ में एक शॉपर थामे कार के पास और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। शॉपर में से एक शू बॉक्स निकाल कर इसकी जानिब बढ़ाता हुआ बोला, देखें ये साइज़ आपको फिट है या नहीं? इसकी बात सुनकर वो हमन्नक पनी से देखती रही, लेकिन इसके चेहरे पर ख़तरनाक हद तक छाई संजीदगी देखकर लरसते हाथों से बॉक्स थाम लिया। इसने आहिस्ता से बॉक्स खोला। इसमें सैंडल्स थी। इसे बॉक्स देकर बाहर देखने लगा। नाचारी से सैंडल पहनकर देखनी पड़ी। ब्लैक कलर की दरमियानी हील वाली नहायत खूबसूरत और नाजुक सैंडल थी जो इसे बिल्कुल फिट आ गई थी। लो,
ओ भाई उनके पहले पैर टुटिया पे मोर चाहिए तो होर तूने हीला लिया के दे। जी ठीक है, इसने बमुश्किल कहकर सैंडल उतारनी चाहिए लेकिन इसने टोक दिया। पहने रहे, ये आपके लिए है। इसने संजीदगी से कहा। खूबसूरत दूधिया पाँव काली सैंडल में जगमगा रहे थे। एक पल के लिए साहब की निगाहें इसके पाँव पर ठहरी थी लेकिन फ़ौरन ही पलटकर सामने की जानिब मरकूज़ हो गई। क्या? तज़ीन की आंखें हैरत से फैल गई। इतनी कीमती सैंडल और वो भी इसके लिए, लेकिन क्यों? पर मैं ये क्यों? वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह क्या सवाल करना चाहिए। घबराए नहीं, ये तोहफ़ा नहीं है, आप बाद में इसके पैसे मुझे दे सकती हैं। इसकी बात सुनकर तज़ीन का दिल किया अब अपना सर पीट ले। हाँ, इतनी कीमती सैंडल है, मैं कहाँ से इसके पैसे चुकाऊंगी? आप ऐसी हालत में टूटी सैंडल पहनकर एक कदम भी नहीं चल पाएंगी। इसकी बात तो बिल्कुल ठीक थी लेकिन वो इतनी कीमती सैंडल लेना नहीं चाहती थी और वो इनकार करने की हिम्मत खुद में नहीं पाती थी। चंद मिनट में सब के बाद इसने हिचकिचाकर इसकी कीमत पूछी। 300। हाँ? इसके पुरसकून जवाब पर तज़ीन ने हैरत से देखा। इसके अंदाज के मुताबिक तो इस सैंडल की कीमत 1000 से किसी सूरत कम नहीं थी। सिर्फ 300? इसके लबों की जंबिश इसकी निगाहों की गिरफ्त में थी। मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? इसके कहते वो उछल पड़ी। अपनी सोच पढ़ लिए जाने पर वो बेहद बेतरह शर्मिंदा हुई। मैंने ये तो नहीं कहा। वो हकलाई। हर बात कही नहीं जाती। इसके लहजे में जाने क्या था कि तज़ीन की गर्दन एहसास नदामत से झुक गई। इसने झुककर दूसरी सैंडल भी पहन ली तो साहब ने कार स्टार्ट करके इसके घर जाने वाले रास्ते पर डाल दी। वैसे बीबी ਨੂੰ 1000 रुपये की सैंडल इदा लग रही सी कि कोई 8-10 हज़ार की होनी। अजकल तो भाई आम से आम जुत्ती भी 3-4 हज़ार से कम नहीं मिलती ब्रांड की। इसकी बताई जगह पर कार रुकने के बाद इसने हैंडल की जानिब हाथ बढ़ाया लेकिन तभी साहब के मुखातिब करने पर रुककर इसकी जानिब पलटी। वो इसकी जानिब कुछ टैबलेट्स पढ़ाता हुआ बोला, ये पेन किलर खा लें, दर्द में आराम आ जाएगा। हाँ लो, अब्बा जी बने पे होता। तज़ीन ने बहुत ही हैरत भरी अजीब नज़रों से इसे देखा। इतनी बेतबारी अच्छी नहीं होती। इसने कुछ ऐसे लहजे में कहा कि वो अपने बेसाख्ता रद्द-ए-अमल पर खिफ़्फ़त से निचला लब दांतों तले दबा कर रह गई। सॉरी। आहिस्ती से कहकर नज़र झुकाए टैबलेट थामती वो कार से उतर गई। इसके उतरते वजन से कार ले उड़ा। अपने कैबिन में परेशान बैठी थी। अचानक कल से इसका पर्स कहाँ गुम हो गया था। इसी वक्त साहब ने इंटरकॉम पर इसे अपने कैबिन में आने का हुक्म दिया। वो बुझे दिल से इसके कैबिन की जानिब चल पड़ी। काम समझने के बाद चंद फाइलें थामे जब वो कुर्सी से उठने लगी तो अचानक बोला जैसे भी कुछ याद आया। ओ हाँ मिस तज़ीन, आपका पर्स कल मेरी कार में रह गया था। दराज में से पर्स निकाल के इसकी जानिब बढ़ाता हुआ बोला तो बेख्तियारी पर्स थाम गई। हाय अल्लाह, न जाने मेरा दिमाग कहाँ रहता है। मैं इसे वहाँ भूल आई थी और रात भर इसी फिक्र में मुझे नींद नहीं आई। माथे पर दाहिना हाथ मारते हुए खासी बेसाखी से बोली। पर्स मिल जाने की खुशी में से होश भी नहीं था। इसकी बात पर साहब ने चौंक कर इसे देखा। सते हुए चेहरे पर अब खुशी की लाली बिखरी हुई थी। दिमाग तो आप अपना घर छोड़ आती हैं और बाकी का ध्यान दूसरों से बातें करने में लगा रहता है। तीखी नज़रों से इसकी जानिब देखते हुए अचानक ही तंजिया लहजे में बोला। इसके अंदाज पर बुरी तरह हैरान हुई थी। खिफ़्फ़त के मारे चेहरा तब उठा। आंखों में आज सुबह का मंजर घूम गया जब वो किसी काम से मिसेस रुबीना के पास गई थी जो तलहा से बातें करी थी। तलहा जो इनका कोलीग था एक बेहद जिंदा दिल इंसान था। ऑफिस में हर किसी से इसकी अच्छी खासी दोस्ती थी लेकिन तज़ीन अपनी रिजर्व रहने की आदत की वजह से इससे भी फ्री नहीं हुई थी। अभी तक साहब ऑफिस नहीं आया था जिस वजह से तलहा को अपनी सीट छोड़कर टहलने का मौका मिल गया था। इसकी बातें नहायत दिलचस्प होती थी। इस वक्त भी इसकी किसी बात पर एक बेसाख्ता किस्म की मुस्कुराहट तज़ीन के लबों पर बिखरी गई थी। जब भी वो ऑफिस में दाखिल हुआ इसके पास से गुजरते हुए साहब ने जिन अजीब नज़रों से इसे देखा इससे वो चौंकी ज़रूर लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि इस बात को वो ये शक्ल दे देगा। मैं तो सुबह मिसेस रुबीना अपनी सफाई में हकला कर रह गई। मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं है। खुश्क लहजा पल के भिगोने को काफ़ी था। निचले लब दांतों में दबाती नहायत बेबसी से इसकी जानिब देखा। वैसे जिद्दां दी कुड़ी है इदां दी ऑफिस के विच काम तो नहीं करदियां होंदियां। बीबी काम भी कर रही, सारा कुछ कर रही, अपनी फितरत भी नहीं बदल रही, कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा। अब आपके पैर का दर्द कैसा है? अगले पल बात के साथ साथ लहजा भी बदल गया। शायद आंखों में उबरती नमी लहजा नरम कर गई थी। गैर महसूस तौर पर नज़र इसके पाँव पर गई जिनमें वही सैंडल इस वक्त भी अपनी छप दिखला रही थी। जी अब बिल्कुल ठीक है। बमुश्किल लहजे को नॉर्मल बना पाई वरना दिल तो भर भर आ रहा था। अब मैं जाऊँ? फाइल और पर्स उठाकर इसने मरे से लहजे में पूछा। फिर इजाज़त मिलते बजुलत तमाम कैबिन से बाहर आ गए। अपने कैबिन में पहुंचते हैं आंखों से गरम गरम स्याल फिसल कर रुखसार को भिगोने लगा। जाने इस शख्स की मुझसे ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता था। ऐसा लगता है जैसे मैं इसका कुछ चुरा कर भागी हूँ। हर वक्त डांटना, हर वक्त तनबीह। अगर पापा जिंदा होते तो मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पापा आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? या अल्लाह अब मैं क्या करूँ? अपनी कुर्सी पर बैठी बहुत देर तक अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही थी। इसे महसूस हो रहा था जैसे वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा और बेसहारा रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इसे क्या करना चाहिए। इसका दिमाग सुन्न हो गया था। इसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। इसे अपना आप तरीक़ों में डूबता महसूस हो रहा था। कॉरिडोर में इस बेंच पर बैठे से घंटा हो चुका था लेकिन इसे अभी तक कोई हल नहीं सूझ रहा था। अपने तीनों चाचाओं से बात करके मैं नाउम्मीद हो चुकी थी। कोई इस हद तक भी जालिम हो सकता है, इसका एहसास इसे आज हुआ था। सोचते सोचते इसकी दिमाग की रगें फटने लगी, आँखों की झीलें
तेजी से पानी से भरने लगी। माँ ने इसकी समाज से एक मानूस सी आवाज़ टकराई। इसने आवाज़ की सिंध नजरें घुमाई तो धुंध के इस पार कुछ गैरवाज़े से हेवले नजर आए। ओके डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर एक सेकंड के लिए भी यहाँ रुका तो तुम मेरा सर खा जाओगे। हाँ हाँ, मेरी बातें तुम्हें यूँ ही बेकार लगती हैं, लेकिन प्लीज़ यार अपना कुछ ख्याल करो। इतनी सी उम्र में इतना हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है। इतनी टेंशन मत लिया करो। और तन्हाई तो वैसे भी 100 बीमारियों की एक बीमारी है। मेरी मानो तो अब तुम शादी कर लो। बस अब ख़त्म हो गया तुम्हारा लेक्चर, या अभी कुछ बाकी है? खुदा की कसम, अगर ये मेरा हॉस्पिटल होता तो एक हफ्ते के लिए तुम्हें उठाकर किसी वार्ड में फेंक देता, तब समझ में आता तुम्हें। इसका तमस्कराना लहजा इसे तपा गया। अच्छा बाबा, बी कूल, अब मुझे इजाज़त दो, पहले ऑफिस के लिए काफ़ी देर हो चुकी है। इसे मुसाफा करके वो पलट गया। इसके दूर होते कदमों के साथ ही तज़ीन को जिस्म से अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। इसने इसे पुकारना चाहा, लेकिन लबों ने जंबिश नहीं की। मान वो किसी काम से पलटा। मैंने लगता तज़ीन दी अम्मा जी ने कोई मसला बन गया। सुनो आज़र, लेकिन इसकी बाकी बात मुंह में ही रह गई, क्योंकि नज़रें एकदम इस पर पड़ी थी। लो मिस तज़ीन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसके करीब आते हुए हैरत से पूछा। तज़ीन की आंखों में जमा पानी, आंसू फिसल कर रुखसारों पर फैल गया और एक पल में मंजर वाज़ेह हो गया। ज़हाबत लाल मुतफक्कर सा इससे पूछ रहा था। इसके मतवज्जा होते तज़ीन का दिल में सुकून सा उतरने लगा। अरे मिस, अभी तक आपने पैसों का इंतज़ाम नहीं किया? प्लीज़ जल्दी करें, आपके पेशेंट की कंडीशन सीरियस है। डॉक्टर आज़र भी इसके करीब आ गया। क्या बात है आज़र? अब की बार साहब ने आज़र को मुखातिब किया। इनकी मदर को सुबह एडमिट किया गया। इनको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। अगर 2 घंटे में ऑपरेशन नहीं किया गया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओहो, मुसीबत में बेचारे ना गरीबां दे टुट के आंदियाँ। डॉक्टर की बातें सुनकर इसने बेबसी के एहसास में घिरकर बहुत बेदर्दी से अपने होंठ काटे। 1 मिनट सुनो आज़र। मान वो डॉक्टर आज़र को एक तरफ ले जाकर कुछ बात करने लगा। इससे बात करने के बाद वापस इसकी जानिब पलट आया, जो खला में नजरें गाड़े माऊफ होते ज़ेन के साथ खामोश बैठी थी। मिस तज़ीन, आप परेशान ना हो, आपकी मम्मी का ऑपरेशन शुरू हो रहा है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। इसने बेयकीनी से इसे देखा। बिलीव मी, आपकी मामा को कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी मामा का ऑपरेशन नहीं हो जाता मैं यहीं पर हूँ। इसके मुकाबिल खड़ा वो इसे यकीन दिला रहा था। तशक्कुर और एहसान के जज्बात से मकलूब होकर इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन आंसू ने कुछ कहने नहीं दिया। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बेतहाशा रो दी। जब अपने ने इसे सहारा नहीं दिया, तब एक गैर इसका सहारा बना था। इसकी मौजूदगी से एक तकवीत का एहसास दे रही थी। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे तपती धूप में अचानक ही घना साया में असर आ गया हो। इसके रोने से बोले कि देखें, रोए नहीं, मैंने कहा ना आपकी मामा को कुछ नहीं होगा। अगर आप इस तरह हौसला हार देंगी तो आपकी मामा का ख्याल कौन रखेगा? खुदा पर भरोसा रखें, वही आपको इस मुश्किल से निकालेगा। इसकी बातों से इसे काफ़ी ढारस बनी थी। अपने आंचल से चेहरे को साफ करके वो अपने रब को याद करने लगी। न जाने कितनी देर ऑपरेशन चला, इसे कुछ होश नहीं। इसे तो तब होश आया जब डॉक्टर आज़र ने आकर ऑपरेशन कामयाब होने की खबर दी। ये सुनकर फ़ौरन हाथ उठाकर अपने रब का शुक्रिया अदा करने लगी कि रब ने इसकी दुआ सुन ली, इसे इस मुश्किल घड़ी से निकाल दिया। जबकि वो आगे बढ़कर डॉक्टर आज़र से बात करने लगा। सारी बात करने के बाद डॉक्टर आज़र ने चुपके से इससे पूछा था, एक बात बताना यार, ये लड़की आखिर है कौन? मेरी एम्प्लॉय है, ऑफिस में काम करती है। इसने सादगी से जवाब दिया। सिर्फ एम्प्लॉय पर इतनी मेहरबानी? वैसे भी काफ़ी खूबसूरत है, कहीं इश्क विश्क का तो? इसके लहजे में शुबा था। शट अप आज़र, तुम्हारे जहन में तो हर वक्त खन्नास ही भरा रहता है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते इसकी मदद कर रहा हूँ। वो बिगड़ कर बोला था। अरे यार, तू तो जाहिद खुश्क इंसान है। अगर तेरी भाभी ना होती तो मैं तो सोच जान से इस पर आशिक हो चुका था। ओए होए। वो फिर भी बाज नहीं आया। ठंडी सांस भरकर बोला, लेकिन साहब के घूरने पर हंस पड़ा। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारी एम्प्लॉय तुम्ही को मुबारक। और हाथ हिलाता आगे बढ़ गया। मुबारक हो मिस तज़ीन, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है। आज़र के जाने के बाद वो इसके पास है। अभी वो दुआओं के ज़ेरे असर है। थोड़ी देर बाद इन्हें रूम में शिफ्ट किया जाएगा। आए मेरे साथ, मैं आपको रूम दिखा दूँ। इसने कहा तो बिना कुछ बोले इसके पीछे कदम बढ़ा गई। इसकी मौजूदगी में वो हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद हो गई थी। इसे वो एक मजबूत साहिबान लग रहा था। इसके एहसान में वो पोर पोर डूबी हुई थी। रूम में पहुंचकर भी वो गोमगो की कैफियत में थी। इसका शुक्रिया अदा करने के लिए इसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। आप जाएं वॉशरूम में, पहले मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो जाएं। जी वो मैं। इसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो बोल पड़ा। आप ऑफिस की फ़िक्र ना करें, वहाँ का काम मैं देख लूँगा, बल्कि आप 1 माह की छुट्टी कर लें। इसके रसान से कहने पर वो दोबारा बोली, नहीं वो मेरा मतलब। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका शुक्रिया कैसे अदा करे। लफ्ज़ शुक्रिया इसके एहसान के आगे बहुत छोटा था। डॉक्टर से भी मैंने बात कर ली, अब सब कुछ ठीक है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जी वो मैं, आपका शुक्रिया। वो फ़कत इतना ही कह सकी। उंगलियां मरोड़ती हुई पलके झुका अटक अटक कर बोलती हुई बहुत मासूम लगी। इसमें शुक्र की कोई बात नहीं, आप मेरी एम्प्लॉय और आपकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। डोंट बी फॉर्मल। इसके रसान से कहने पर तज़ीन ने एक पल के लिए नज़रें उठाई थी, लेकिन इसे अपनी जानिब मतवज्जा पाकर तेज़ी से वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वो जिसे बहुत ही सख्त और बुरा लगा करता था, अचानक ही बहुत मुकद्दस और बुलंद मुकाम पर नजर आने लगा। अच्छे लोगों से दुनिया खाली नहीं हुई, इसका एहसास इसे आज हुआ था। जब अपनों ने निगाहें फेर ली थी, इस वक्त इसने साथ दिया। वो मुँह धोती हुई मुसलसल इसी के बारे में सोच रही थी। जब वो बाहर आई तो वहाँ मौजूद नहीं था। इसकी गैर मौजूदगी तज़ीन को हरासा कर गई। इसने बालकनी में भी देखा, लेकिन वो नहीं था। वो परेशान सी कमरे के वस्त में खड़ी थी। जब वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, गैर महसूस तौर पर तज़ीन के कदम इसकी जाने पड़े। आप कहाँ गए थे?
लहजे में एक अनोखा इस्तेहकाक और बेख्तियारी थी। पल की पल इसका चेहरा जगमगा और आंखों में तहैयर सिमट आया। तज़ीन को भी अपनी बेख्तियारी का एहसास शर्मिंदा कर गया। नेचुरल दांतों तले दबाए अपनी जगह जम सी गई। ये ख्याल खौफजदा कर गया मुबादा वो कोई ऐसी बात ना कह दे कि अपनी बेवकूफ़ी से नातम कर दे। लेकिन इसकी तवक्का के बरखिलाफ इसकी जानिब एक शॉपर बढ़ाता हुआ नॉर्मल लहजे में बोला, ये लीजिए। इसके नॉर्मल अंदाज से तज़ीन की जान में जान आई, लेकिन शॉपर थामती हुई सवालिया नज़रें इसकी जानिब उठाई। आप कुछ खा लें, तब तक मैं ऑफिस कॉल करके आता हूँ। इसकी नज़रों का मफहूम समझ कर वो जेब से मोबाइल निकाल कर बाहर की जानिब कदम बढ़ाता हुआ बोला था। इसके जाने के बाद तज़ीन ने थैले का जायज़ा लिया। इसमें कुछ सैंडविचेस, फल और कोक के कैन थे। इसने सारा सामान साइड टेबल पर रखकर एक सैंडविच और कोक निकाल लिया। आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। बिलाशुबा इसे ज़ोर की भूख लगी थी। सुबह से इसने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था, लेकिन अब इसे एक बार फिर हैरत में डाल गया। इसे कैसे मालूम हुआ कि इस वक्त इसे खाने की बहुत ज़ोर से तलब महसूस हो रही है, और शायद इसीलिए वो बाहर चला गया था ताकि वो बिना किसी तकल्लुफ़ के खा सके। इसके सामने यकीनन इससे कुछ खाया नहीं जाता। खाने से फारिग होकर बालकनी के दरवाजे से टिक कर खड़ी सोच में डूब गई। न जाने इसकी ज़िंदगी में अब आगे क्या क्या देखना पड़ेगा। दफ्तर नर्स की आवाज़ पर चौंकी। मैडम, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? इन्हें डॉक्टर आज़र बुला रहे हैं। नर्स की बात पर तज़ीन ने गड़बड़ाकर इसकी जानिब देखना चाहा, लेकिन नज़रें इसकी रोशन निगाहों से टकरा गई जो दरवाजे से अंदर आ रहा था। यह गया कि इनकी रोशनी में इजाफा हुआ था। नर्स की तखातब और साहब की मौजूदगी पर बुरी तरह सिटपिटाई थी। यकीनन इसने नर्स की बात सुन ली होगी। यह ख्याल इसे सुरख कर गया, लेकिन इसके कोई जवाब देने से पहले वो नर्स से बोला, आप चलें। कहाँ है डॉक्टर आज़र? अपने कैबिन में। नर्स ने कहा तो अम्मी। वो इसी पीछे कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद वो सीने पर हाथ रखकर धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी जो मामूल से ज़्यादा हो गई थी। कमबख्त, ये नर्स भी ना जो मुंह में आए वो बकने लगती है। न जाने वो क्या सोचते होंगे, इडियट, बेवकूफ़। वो दिल में इस नर्स को बुरा भला कह रही थी। फिर इसकी ज़हनी रो अपनी अम्मी की तरफ मुड़ गई। पता नहीं इन्हें होश कब आएगा। खुदा करे वो जल्द से जल्द से एहतियात हो जाए। वो खुदा से दुआ करने लगी कि बस वही दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थी, लेकिन नहीं, शायद खुदा ने किसी और को भी इन दोनों की मदद के लिए भेज दिया था। इसके तमाम ख्यालात घूम फिर कर फिर इसी पर ख़त्म हो रहे थे। थोड़ी देर बाद वापस आया और इसे तमाम तफसीलात बताने के बाद बोला, अब मैं चलता हूँ मिस्टर ज़ीन। अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी या ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ आप मुझे कॉल कर सकती हैं। ओके, खुदा हाफिज़। लेकिन मैं जाते जाते जाने के इस ख्याल के तहत पलट आया, आपको मेरा नंबर तो मालूम है ना? वो इसे खोजती हुई नज़रों से देखते हुए इसने पूछा तो वो जो इसका नंबर पास में ना होने की वजह से सर झुकाए हाथ मसल रही थी, नादिम सी होने से नफ़ी में सर हिला गई। जिसके ऑफिस में पर्सनल असिस्टेंट के फ़राइज़ अदा करी थी, इसे इसका फ़ोन नंबर ही नहीं मालूम था। खैर, आप मेरा कार्ड रख लें, बवक़्त ज़रूरत काम आएगा। गहरी सांस लेकर इसने आगे कार्ड बढ़ा दिया, जिसने फ़ौरन थाम लिया। इसके जाने के बाद तज़ीन ने खुदा का शुक्र अदा किया कि जानबूझ के वरना आम हालात में सख्त तो सुनना पड़ता। इसे संभाल कर वो कार्ड अपने पर्स में रख लिया। थोड़ी देर बाद इसकी अम्मी को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। इनके होश में आने पर इसने इत्मीनान का सांस लिया। दूसरे दिन वो काफ़ी देर इसका इंतज़ार करती रही। हालांकि इसने आने के लिए नहीं कहा था, लेकिन फिर भी इसे इसकी आमद का इंतज़ार था। अम्मी भी इससे मिलकर इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। इसने इन्हें भी साहब के एहसान के बारे में सब कुछ बता दिया था। दोपहर तक इंतज़ार करने के बाद वो नाउमीद होकर घर जाने के लिए निकल पड़ी। इसे घर से ज़रूरी सामान लेना था जब वो बड़ा सा बैग कांधे पर डाले घर पर ताला डाल ली थी। इसे अपने पीछे किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। इसके सामने इसके सबसे बड़े चचा के बेटे खालिद खड़े थे। वो इसी उम्र में कुछ साल बड़े थे। इन्हें देखकर तज़ीन को बेहद गुस्सा है, लेकिन इसने इखलाक का दामन नहीं छोड़ा। खालिद भाई, आप यहाँ किस लिए आए? तज़ीन, मैं आज ही बाहर से आऊँ। मुझे तुम्हारे साथ हुई प्रॉब्लम का पता चला। यकीन मानो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अगर मैं कल यहाँ होता तो बाबा जान तुम्हारी मदद करने से कभी इनकार नहीं करते। दरअसल आजकल हमारे माशी हालात भी बहुत ख़राब है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं किसी न किसी तरह तुम्हारी मदद ज़रूर करता। रहने दे खालिद भाई, आपको हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा बहुत मेहरबान है। अपने बेबस बंदों की मदद का वो कोई ना कोई ज़रिया पैदा कर ही देता है। हमारे लिए भी इसने इंतज़ाम कर ही दिया। प्लीज़ तज़ीन, ऐसा कहकर हमें और शर्मिंदा ना करो। मैं चाची जान से मिलकर इनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे इनके पास ले चलो। काफ़ी देर मिन्नत समाजत करने के बाद वो इसे लेकर हॉस्पिटल आई। वहाँ भी खालिद ने अम्मी से माफ़ी मांगी। आखिरकार अम्मी ने इसे माफ़ी कर दिया। लानत पे जो ज़्यादा रिश्तेदार अदुते खसमान खान, जब बुरे वक्त में काम नहीं है, अब जैसे इनका वक्त सही हुआ, उनकी परेशानी निकली है तो वो आ गए हैं। इन्होंने तो छितर मार के कटने चाहिए। चाची जान, अब आपको किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप आधी रात को भी कोई काम हो तो आप मुझे बिला तरद्दुद बुला लें। मुझे आप अपना बेटा समझकर खिदमत करने का मौका दें। हाँ लो, दी तो नज़र रखी होनी यकीनन असलान थी ने। ये भी कोई कहने की बात है, तुम तो मेरे अपने बेटे हो, अम्मी ने मोहब्बत से कहा। तज़ीन, अब तुम बिल्कुल भी परेशान ना होना, मैं रोज़ाना यहाँ आऊँगा। जी। अम्मी का पुरमोहब्बत रवैया देखकर इसे भी इखलाक निभाना पड़ा। खालिद के जाने के बाद इसने सुकून की सांस ली। इसे ऐसे दिखावे कि हमदर्दी जताने वालों से सख्त नफरत थी। इसकी मौजूदगी को वह सिर्फ अम्मी की खातिर बर्दाश्त करी थी, वरना दिल तो करा था खूब खरी खरी सुनाए, बल्कि इसकी रोज़ आने की बात सुनकर ही वो कोफत में मुब्तला होगी। मैडम, ये आपके लिए। अम्मी के सोने के बाद वो सोचो कि किरदाब में फंसी हुई थी कि नर्स की आवाज़ पर इसकी जाने मतवज्जो हुई। लेकिन इसके हाथ में एक बड़ा सा बुके देखकर चौंकी। आगे बढ़कर देखा तो इस पर जल्द से एहतियाबी का कार्ड लगा हुआ था। नीचे किसी का नाम नहीं था। ये किसने दिया? इसने हैरान होकर पूछा। जो कल आपके साथ आए थे उन्होंने। नर्स ने ग्लूकोज की बोतल चेक करते हुए जवाब दी, जिसे सुनकर बेचैनी से बोली। कब आए थे?
करीबन 1 घंटा पहले। नर्स के जवाब पर वो सोच में पड़ गई। वो खुद क्यों नहीं आए? हॉस्पिटल आकर इनसे मिलना क्या मायने रखता है? कई बार दिल किया फ़ोन करे, लेकिन फिर खौफजदा होकर खुद ही इरादा तर्क कर दिया। मुबादा फ़ोन पर कोई बात कहकर बेइज्जत ना कर दें। इस शख्स से कुछ भी बात नहीं था, पल की पल में बदल सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर आज़र के पास आए और सिर्फ अज़राए हमदर्दी इनके लिए फूल भेज दी हूँ, और वैसे भी हमारी क्या अहमियत होगी इसकी नज़र में। वो मुख्तलिफ दलीलें देकर खुद को मुतमिन करने लगी। फिर कई दिन गुजर गए। वो लाशौरी तौर पर इसकी मुंतज़िर, लेकिन वो नहीं आया। 1 हफ्ते बाद अम्मी को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो बिल के लिए काउंटर पर पता करने गई तो मालूम हुआ कि सारी फॉर्मेलिटीज़ पहले पूरी की जा चुकी हैं। पेमेंट वगैरह का कोई झंझट ही नहीं था। इसका ध्यान फ़ौरन ही साहब की तरफ गया। यकीनन ये सब इसी ने किया होगा। इसके हिदायत के मुताबिक वो पूरा महीना ऑफिस नहीं गई। पूरी दिलजमी के साथ अम्मी की खिदमत करती रही थी। इस तरह वो पहले से बहुत बेहतर थी। इस दौरान खालिद पाबंदी से आता रहा था, बल्कि चाचा चाची भी कई बार अम्मी की आदत को आ चुके थे, और इस पर तो ख़ास तौर पर मोहब्बतों की बारिश होती थी। इस दिन सबसे वहशत होती, लेकिन अम्मी की खातिर से सब सहना पड़ता। और जो गंदी नज़र आ गई है दिल उत्ते, ऐसी वाला तो जिन्हें मेहरबानियाँ हो रही ने ना। आज पूरे 1 महीने बाद वो ऑफिस गई थी। सारे स्टाफ मेंबर्स इसकी अम्मी का हाल पूछ रहे थे। इनसे मिलकर अपने कैबिन में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही साहब के पास से बुलावा आ गया। इसके कैबिन में दाखिल हुई तो अपने सामने फैली फाइलों में गुम था। इसकी कुर्सी पर बैठने पर कुछ फाइलें देकर काम समझाने लगा। इसका अंदाज खालिस मालकाना था। ये साहब तो इस हॉस्पिटल वाले साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता। वो हैरत से इसका अंदाज देख रही थी। ऑफिस में तो वो कोई और ही लगता था। और हाँ, आपकी अम्मी की तबीयत अब कैसी है? बात के इख्तिताम पर जैसे याद आने पर बोला, ठीक है। मरे मरे लहजे में बोली। दिल तो चाह के इसे हॉस्पिटल लाने की वजह पूछा, मगर इसकी संजीदा सूरत देखकर हिम्मत नहीं हुई। ओके, आप जा सकती हैं। फाइल समेट कर अपने कैबिन में आ गई। दिल में एक बेनाम सी उदासी छा गई थी। कई दिनों तक वो इसके ज़ेरे असर रही, और ऐसे में जब खालिद से सामना हो जाता तो इसका मूड और भी ख़राब हो जाता। इस दिन तो सुबह जब वो ऑफिस जा रही थी, रास्ते में इससे मुलाकात होगी। गालबन वो कहीं जा रहा था। इसने अपना चेहरा चादर में थाम कर आगे बढ़ना चाहा, मगर वो देख चुका था। अरे तज़ीन, ऑफिस जा रही हूँ, चल मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं बस से चली जाऊँगी। इसके साथ बाइक पर बैठने के तसव्वुर से वो कोफत में मुब्तला होगी। अरे भाई, इसी बहाने तुम्हारा ऑफिस भी देख लूँगा, अब चलो भी। इसके स्टार्ट करने पर मजबूरन इसके साथ जाने के लिए राज़ी हो गई। दौर फिटे मुँह तेरे उत्ते फिर जी तुम मजबूरियाँ के राज़ी होंगी। अब यहाँ सबके सामने तमाशा बनाने से तो बेहतर इसके साथ चली जाना था। चादर को अच्छी तरह अपने गिट लपेट कर वो इससे दूर हटकर बाइक पर बैठ गई। खुदा खुदा करके ऑफिस आया तो वो छट से इसका शुक्रिया करती बाइक से उतर कर आगे बढ़ गई। अभी वो अपने कैबिन में दाखिल भी नहीं हुई थी कि साहब ऑफिस में दाखिल हुआ। इसे देखते इसने दहल कर अपने सीने पर हाथ रखा था। या खुदा, कहीं इन्होंने मुझे खालिद भाई के साथ आते हुए देख तो नहीं लिया? न जाने मेरे बारे में क्या राय कायम करेंगे। इसी उधेड़पन में से कई गलतियां हो गई। नतीजतन ज़बरदस्त डांट खानी पड़ी। ऑफिस टाइम खत्म होने पर जब वो ख़राब मूड के साथ बस स्टैंड की जाने बढ़ रही थी कि सामने रुकती खालिद की बाइक पर झंझला सी गई, लेकिन मजबूरन बैठना पड़ा। बाइक पर बैठते हुए इसने यूं ही नज़रें उठाई, लेकिन सटपटा कर रह गई। सामने साहब अपनी कार में बैठा अजीब तीखी नज़रों से देख रहा था। इससे नज़र मिलते हुए जन से अपनी कार ले उड़ा। वो अजीब से एहसास नदामत में घिर गई। कहाँ वो इसके साथ कार में अपने घर जाने पर राज़ी नहीं थी, और कहाँ वो एक लड़के के साथ बाइक पर बैठी है। जाने इसने इसके बारे में क्या राय कायम की होगी। फिर तो कमोबेश हर दूसरे तीसरे दिन खालिद इसे छोड़ने लेने पहुंच जाता। वो इसे मना कर करके थक चुकी थी, लेकिन वो मान के नहीं दे रहा था। ऐसे में कभी साहब से सामना हो जाता तो इसे नजरें नहीं मिला पाती। इस दिन तो खालिद ने हद कर दी, हल्की से हरात की वजह से, जो कि मौसमी थी। तज़ीन छुट्टी पर थी, और इसी दौरान वो आदम का और इसके लाख मना करने के बावजूद इसे घुमाने बाहर ले गया। लाख लाना तेरे उत्ते फिर बीबी, कि लाख मना करने के बावजूद भी सारा कुछ हो रहा, मर्जी ना चाहते हुए भी पूरियाँ हो रही हैं। कज़ना दे नाल घूम रही, लाख लानत। ये कहकर के घर में बैठकर और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। ज़रा बाहर निकलो तो मूड फ्रेश हो जाएगा। इसने तज़ीन को चाट और आइसक्रीम खिलाकर वापस घर छोड़ दिया। हालांकि इसे सरे बाजार खड़े होकर खाना एक आंख नहीं भाता था, लेकिन अपनी फितरत से मजबूर होकर वो खालिद को कुछ कह नहीं पाई। किसी से सख्त लहजे में बात करना वो जानती नहीं थी। अपनी इसी कमज़ोरी के वजह से अक्सर इसे परेशानी का सामना भी करना पड़ता। दूसरे दिन तबीयत में कसलमंदी के बावजूद वो खालिद के डर से कहीं वो आज भी ना आदम के ऑफिस चली गई। अभी अपने कैबिन तक भी नहीं पहुंची थी कि रास्ते में तलहा इसे रोककर अपनी शादी का कार्ड देते हुए शादी में आने की दावत देने लगा। इसने कार्ड तो ले लिया, लेकिन शादी में आने से माजरत कर ली। इसके स्टार्ट करने पर इसने अपनी अम्मी की ख़राब तबीयत का हवाला देकर अपनी मजबूरी बताई, तो इसने भी मज़ीद स्टार्ट नहीं किया। अभी वो तलहा से बात कर रही थी कि साहब की आवाज़ पर चौंक कर पड़ ली। मिस तज़ीन, आप फ़ौरन मेरे कैबिन में आए। अपनी बात कहकर वो आगे बढ़ चुका था। वो तलहा से माजरत करती हुई तेज़ी से इसके कैबिन की तरफ आनी पड़ी। दरवाज़ा नॉक करके जब अंदर दाखिल हुई तो अपनी कुर्सी पर बैठा किसी फाइल की वर्क गिरदानी कर रहा था। इसके चेहरे पर छाई खतरनाक किस्म की संजीदगी देखकर इसका दिल धड़क उठा। इलाही खैर, लगता साहब बहादुर का दिमाग आज गर्म है। दिल ही दिल में दुआ खैर करती वो आगे बढ़ी। यस सर। इसके पुकारने पर इसने अपने सामने पड़ी चंद फाइल्स इसके सामने पटकी। ये सारी फाइलें मुझे आज शाम तक कंप्लीट चाहिए तज़ीन ने आंखें फाड़ कर इतनी फाइलों को देखा, फिर गहरी सांस लेकर इन्हें उठाने लगी कि इसकी करख्त आवाज़ दोबारा समाज से टकराई। मोहतरमा तज़ीन, ऑफिस काम करने की जगह है, गप्पे हाँकने की नहीं।
आपने यहाँ मुलाजमत काम करने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए नहीं, आइंदा ख्याल रहे। वो कहकर फाइल पर झुक चुका था, जिसका मतलब था कि इसे यहाँ मज़ीद रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके जुमले पर तज़ीन के जहन में तज़लील और गुस्से का एक साथ एहसास जागा। इनके ऑफिस में काम करने का मतलब है कि अब मैं इनसे सबसे बात करने पर भी पाबंदी लगेगी। किसी की बात का जवाब देना भी शख्स की नज़रों में जुर्म है। इसकी तस्लील का कोई भी मौका ये शख्स अपने हाथ से जाने नहीं देता। अपने कैबिन में आने के बाद भी इसका ज़हन बराबर खोल रहा था। इतने दिनों से तज़ीन के दिल में इसका जो मुकाम बना हुआ था, एक पल में गुस्से की नज़र हो गया। न जाने खुद को क्या समझते हैं, ऑफिस में आते दिमाग साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। अपने सिवा सब नकार और नाअहल दिखाई देते। अब मुझे मुलाजमत का मतलब भी यही बताएंगे। मैंने कोई आराम करने के लिए मुलाजमत नहीं किया, काम ही तो करती हूँ दिन भर, फजूल में गप्पाजी नहीं करती हूँ। इतना दिल लगाकर काम करने का यही सिर है। दिल तो करे इसी वक्त ही मुलाजमत छोड़कर चली जाओ। एक तो बुखार की वजह से ज़हन पर भारीपन, दूसरा गुस्से सर दर्द से फटा जा रहा था। गुस्से में बिना लंच के हुए इसी हालत में काम करती गई। इसके बावजूद काम पूरा नहीं हुआ, जिस पर साहब का रद्द-ए-अमल तवक्का के ऐन मुताबिक था। इसके सर पर खड़ा बुरी तरह से इस पर बरस रहा था। सारी फाइलें इसके कैबिन में भेजकर वो आखिरी 2 फाइलें मुकम्मल कर रही थी जब इंटरकॉम पर इसका बुलावा आया, और अब इसके कैबिन में खड़ी इसके ताप का निशाना बनी हुई थी। कोई काम अब ढंग से कर सकती हैं या नहीं? ज़रा फाइलें खोल कर देखें, एक वक्त भी बगैर गलती के नहीं है। आखिर आपका ज़हन रहता कहाँ? इसी भरोसे पर निकली थी नौकरी करने। मुलाजमत करने का इतना शौक है तो कम से कम काम तो ढंग से करे। मुलाजमत मेरा शौक़ नहीं, मेरी मजबूरी है। इसकी बात पर तड़प कर बोली। कर्ब से पलकें भीगने लगी। छुट्टियां करना भी आपकी मजबूरी? आखिर किस वजह से पिछले 2 दिन गायब रही हैं? मैंने दरख्वास्त दे दी थी सर, मेरी तबीयत ख़राब थी। बेबसी से मिनमनाई। जाने की दुश्मनी थी इसे कि अगला पिछला सारा हिसाब बेबाक करना चाहता था। अच्छा, तबीयत ख़राब थी तो शायद किसी डॉक्टर ने आपको बतौर दवा चाट खाने की सलाह दी होती। तंज़ीह लहजे में बुरी तरह चौंकी। इसे कैसे मालूम? झूठ बोलते आपको शर्म नहीं आती? यही आपकी तहजीब है। लड़कों के साथ बाहर घूमती है और ऑफिस में काम करने से जान निकलती है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक शरीफ लड़की हूँ, वो कोई गैर नहीं, मेरे सगे चचाजाद है। तस्लील के एहसास से आंसू गालों पर ढल लगा। अच्छा, तो फिर तलहा से भी शायद कोई करीबी रिश्ता है। इसके अंदाज पर वो गुस्से से खौल उठी। आप मुझ पर तहमत लगा रहे हैं सर। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ऐसी बातें करके आप मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा रहे हैं। मैं यहाँ मुलाजमत करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो दिल में आएगा वो कह देंगे। और वैसे भी जो मेरा ज़ाती मामला, आपको इसमें बोलने का कोई हक़ नहीं है। बेतहाशा रोते हुए लरसते लहजे में बोली, जिस पर मुश्किल सा भड़क उठा। ये ऑफिस है, यहाँ ऑफिशियल कामों के लिए अपने ज़ाती मसाइल आप अपने घर छोड़कर आया करें। आइंदा कभी आप काम छोड़कर बातें करती दिखाई दी या मुझसे झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। मैं कभी किसी से फजूल बात नहीं करती, सिर्फ काम की बात करती हूँ, और ना ही मैंने आपसे कभी झूठ बोला। डरते डरते भी इसने अपनी सफाई में कह डाला। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है जो आपको नौकरी दे दी बिना सोचे समझे। दिल तो करे इसी वक्त आपको निकाल बाहर करूँ, लेकिन आपकी वालदा की वजह से मजबूर हूँ, वरना आप जैसी नाअहल को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। बेहद तपे लहजे में कई की बात सबके सारे बंधन तोड़कर वो दोनों हाथों में मुँह छुपाकर ज़ारों कतार रो दी। इतनी बेइज्जती, इतनी ख्वारी इसने तो सपने भी नहीं सोचा था। एक एहसान करके जैसे इसने इसे ख़रीद लिया था। अब एक पल के लिए भी वो मुलाजमत नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके एहसानात इसके पैरों की जंजीर बने हुए थे। बिना इसकी रकम चुकाए वो जाना नहीं चाहती थी। किस भी तरह इंतज़ाम करके उसकी पाई चुका कर ये मुलाजमत हमेशा के लिए तर्क कर देगी। ओफ, अब इसमें रोने की क्या बात है? गलती पर कुछ कहो तो झट से आंसू के बरसात शुरू हो जाती है। कोफज़दा लहजा आंसू पर बंद बांध गया था। चेहरे को आंचल से साफ करती हुए बाहर की जानी पड़ी थी कि रुक जाना पड़ा। अब ऐसी रोनी शक्ल लेकर बाहर जाएंगी ताकि लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी राय कायम करें। ये शख्स जाने क्या चाहता है? बेबसी से आंखों में दोबारा पानी जमा होने लगा, जिसे पल के छपक कर अंदर उतारने की कोशिश करने लगी। अंदर वॉशरूम में जाकर मुँह धो लें। बज़ाहिर लापरवाह लहजे में कहते हुए बाएं जाने बने दरवाजे की तरफ इशारा किया तो जब के आलम में इधर बढ़ गई। न जाने किस किस्म का इंसान है, पल पल में रंग बदलने वाला। खुद इतनी कड़वी कड़वी बातें कहकर रुलाया, खुद ही मुँह धोने का मशवरा दे रहा है। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो पीछे खुद कार दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। ये भी एक छोटा कमरा था जिसमें एक जानिब सोफ़ा सेट और छोटा टेबल रखा हुआ था। दूसरी जानिब एक और दरवाज़ा था। गालबन ये कमरा आराम या लंच वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था। वो सामने वाले दरवाजे की सिमत बढ़ गई कि वॉशरूम होगा। मुँह हाथ धोकर जब वो वापस आई तो उसने बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद हैंडल नहीं घूमा। वो एहसास बेबसी से फिर रोक दी। अब वो कैसे बाहर दरवाज़ा पीट कर इसे मतवजा नहीं करना चाहती थी। अभी नाअहलियत का ताना मिला था और अब इसे दोबारा अपनी बेइज्जती करने का मौका नहीं देना चाहती थी। लेकिन बहुत कोशिश किए करने के बाद भी आखिरकार सोफ़े पर हार कर वो सोफ़े पर जा बैठी और दोबारा अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। न जाने इस मुसीबत से इसे कैसे छुटकारा मिलेगा। तकरीबन 15 मिनट बाद वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। मैंने आपको यहाँ मुँह धोने के लिए भेजा था, फिर ये दोबारा किस सिलसिले में बैन हो रहा है? इसके आंसू देखकर बेतरह झंझला गया। वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। गर्दन झुकाकर उंगलियां मसलती नहायत शर्मिंदगी से बोली। व्हाट? आप एक जरा सा दरवाज़ा नहीं खोल सकती? इसके लहजे में न जाने क्या था कि वह नदामत से ज़मीन में गड़ गई। ये देखें, इसे इस तरह खोलते हैं। अब 2 मिनट में मुँह धोकर बाहर है, पूरा स्टाफ जा चुका है। सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ फंसा हूँ। इसके कहने पर इसने बौखलाकर खड़ी देखी तो ऑफिस टाइम खत्म हुए आधा घंटा हो चुका था। वो बौखलाकर वॉशरूम में घुस के बाहर आकर इसने इसके बताया के तरीके से एक खास तरीके से तरह से झटका देकर हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा आराम से खुल गया।
इससे खुद पर बेहतरा गुस्सा आया। न जाने कि वो इस शख्स के सामने सी बेवकूफ़ी की हरकतें कर जाती है। सर मैं अब जाऊँ? बाहर आकर इसने कदर झिझक कर पूछा। आपका दिल करे तो रात भर यहाँ रुक भी सकती हैं, मैं तो अब जा रहा हूँ। और इससे पहले कैबिन से निकल के वो चंचलाती बड़बड़ाती अपने कैबिन से पर्स लेकर बाहर निकले, लेकिन सामने खालिद को बाइक के साथ देखकर बुरी तरह चिल्ला गई। जबकि साहब चाहते चाहते इसकी जानिब ऐसी तंजिया नज़रों से देख कर गया कि इसका गुस्सा इंतहाई रूज पर पहुंच गया। खालिद भाई, मैंने आपको मना किया ना कि आप मुझे लेने ना आया करें। प्लीज़ मैं बस से आराम से जा सकती हूँ, आप मेरी आरती मज़ीद ख़राब ना करें। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरा रोज़ाना यही रास्ता है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम होती है, बस आज के बाद आप मुझे लेने नहीं आएंगे। इसका लहजा इतना हतमी था कि खालिद को इसकी बात मानती बनी। अगले 2 दिन कुछ बुखार और कुछ गुस्से की वजह से वो ऑफिस नहीं गई। बीमारी की हालत में ऑफिस जाकर अपनी खांसी बेइज्जती करवा चुकी थी। अब ऐसा कोई इरादा नहीं था। तीसरे दिन तबीयत काफ़ी बेहतर थी तो हिम्मत करके ऑफिस के लिए निकल पड़ी। ऑफिस पहुंच कर इसे खबर मिली कि वो भी तबीयत की खराबी की वजह से 2 दिन से ऑफिस नहीं आया और किसी ज़रूरी फाइल के मुकम्मल करने के लिए इसे अपने घर बुलाया था। ये सुनकर वो तो सब में पड़ गई। इसके घर यूँ अकेले जाना इसे मुनासिब नहीं लग रहा था और वैसे भी 2 दिन की गैर हाजिरी पर जाने के रद्द-ए-अमल हो। ऑफिस टाइम खत्म होने पर इसने मिसेस रुबीना से साथ चलने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने ज़रूरी काम का हवाला देकर माजरत कर ली। वो परेशान से घर की जानिब चल पड़ी। घर जाकर भी काफ़ी उलझन में थी। क्या वो बेटा इतनी परेशान क्यों? माँ की आंखें फ़ौरन औलाद की परेशानी भांप गई। इसने इन्हें सारी बातें बता दी। अरे तुम्हारे बॉस की तबीयत ख़राब है तो हमें इनकी आदत के लिए चलना चाहिए। वैसे भी इनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है, मुझे इनका शुक्रिया अदा करना है और इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। वो अम्मी के हमरा घर से निकल पड़ी। मिसेस रुबीना से इसके घर का एड्रेस पहले ले चुकी थी, इसलिए घर ढूंढने में इसे ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। ऑटो रिक्शे वाले ने मकान के सामने उतार किया था। मकान क्या था? अच्छी खासी कोठी थी। चौकीदार ने गेट खोला तो वो अंदर दाखिल होगी। वहाँ के पहाड़ी चारों तरफ देखती रास्ता पूर करी थी, पाई बाग और फूलों भरी रविश से आरास्ता कोठी ऑफिस से भी ज़्यादा शानदार और खूबसूरत थी। रविश से गुजरकर वो कोठी के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई। बाहर के बनिस्बत अंदर से कोठी और भी ज़्यादा खूबसूरत थी। बड़े बड़े फानूस और कीमती सादो सामान से आरास्ता कोठी किसी महल का मंजर पेश कर रही थी। चौकीदारी ने ड्राइंग रूम में बिठाकर साहब को बुलाने चला गया। वो सोफे पर बैठी तो नरम सोफ़ा अंदर तक धंस गया। इसकी नज़रें तो सीफी अंदाज में अब भी चारों तरफ का जायज़ा ले रही थी। सलाम की आवाज़ पर वह चौंक कर खड़ी हो गई। अरे आंटी, आप कितनी तकलीफ़ कर रही हैं? प्लीज़ बैठी रहें। अम्मी को उठते देखकर वह एहतराम से लबरेज लहजे में बोला, जीते रहो बेटा, तुमसे मिलने की इतनी ख्वाहिश थी, आज जाकर वो ख्वाहिश पूरी हुई है। तुमने जिस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। जब अपनों ने हमसे मुंह फेर लिया, इस वक्त तुमने हमारी मदद की। इस एहसान के लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। कैसी बातें करी आंटी? मैंने आप पर कोई भी एहसान नहीं किया। इंसान ही इंसान के काम आता है। अल्लाह को आपकी मदद करना मंजूर था, इसने मुझे वसीला बना दिया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस कठिन वक्त में तुमने मेरी बेटी को जिस तरह सहारा दिया, इसके लिए मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। अपनी गीली आंखों को दुपट्टे के आंचल से साफ करती हुई बोली, आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा करिए आंटी। इसके एक पूरे इखलाक लहजे पर बेहद मुतासिर हुई थी। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा, वो तुम्हें इसकी नेकी का सिला ज़रूर देगा। आज तुमसे मिलकर मेरे दिल को सुकून मिल गया। इसके सर पर हाथ फेरते हुए शफकत से लबरेज लहजे में बोली तो इसके चेहरे से एक साया सा गुजर गया। मैं खुद आपसे आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए मिलना चाह रहा था, लेकिन मसरूफियत कुछ ऐसी थी कि मौका नहीं मिल सका। शर्मिंदा लहजे में माजरत पेश कर रहा था। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा इतना कर देना ही हमारे लिए बहुत है। इनके मोहब्बत से कहने पर वो हौले से मुस्कुरा दिया। फिर अम्मी से बातों के बीच अचानक के से मुखातिब हुआ था, जो इन दोनों की गुफ्तगू के दौरान अब तक सर झुकाए बैठी थी। मिस्टर जीन, प्लीज़ हमारे लिए चाय बना कर ले आएँ। यहाँ से निकल कर दाएँ सिमत आगे जाकर किचन है। माँ सदके चली जावे, वही आके चाय बनावे। रहने दो बेटा, हमसे सब तकल्लुफ़ात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, माँ से कैसे तकल्लुफ़? माँ की खिदमत करना भी तो औलाद का फ़र्ज़ होता है और मुझे भी इस वक्त चाय की तलब महसूस हो रही है। इस बहाने मुझे भी चाय मिल जाएगी। असल में मेरा मुलाजिम बाहर गया और 1 घंटे से पहले इसकी वापसी मुमकिन नहीं। इसकी बात सुनकर फाइल और पर्स टेबल पर रखकर उठ खड़ी हुई। दिल्ली दिल में झंझलाई तो बहुत, लेकिन कह तो कुछ नहीं सकती थी। नौकर समझ रखा है मुझे, ऑफिस में तो काम लेते हैं, घर में भी मुलाजमा बना दिया। मैं यहाँ चाय बनाने आई हूँ। न जाने वो कौन सी ऐसी मनहूस खड़ी थी जब मैंने इस शख्स के ऑफिस में नौकरी के लिए कदम रखा था। इस खड़ी से आज तक एक पल सुकून का नहीं मिला। दिल में बड़बड़ाती वो किचन की जानिब चल पड़ी। इसके बताए रास्ते पर जाकर जल्दी से किचन का दरवाज़ा दिखाई दे गया, जो खुला हुआ था। काफ़ी बड़ा और जदीद तर्ज पर बना किचन था। कुकिंग रेंज, माइक्रोवेव, ओवन, फ्रिज, कर्ज की सारी सहूलत की अशिया वहाँ मौजूद थी। इसने पहले चादर उतार कर एक जानिब स्लैब पर रख दी। इसके बाद फ्रिज में से दूध निकाला और कैबिनेट खोलकर देखने लगी। एक कैबिनेट में से चीनी पत्ती सब मिल गई। चाय का पानी चूल्हे पर रखकर वो चारों तरफ का जायज़ा लेने लगी। किचन में थोड़ा बहुत सामान चारों तरफ फैला हुआ था। कुछ बर्तन भी सिंक में बिना धुले पड़े थे। अपनी सफाई पसंद तबीयत की वजह से वो सारा सामान समेटने में लग गई। सामान समेटने के बाद सिंक में पड़े बर्तन धोकर करीने से लगाने लगी। इसने सोचा जितनी देर चाय का पानी उबलेगा वो सब काम खत्म कर लेगी, लेकिन अभी वो बर्तन धो रही थी कि ऐन इसी वक्त साहब किचन में दाखिल हुआ और इसे बर्तन धोते हुए बहुत हैरत से देखा। ये आप क्या कर रही हैं? इसके एकदम से पूछने पर वो उछल कर मुड़ी। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? डर की वजह से अपनी मामूल से ज़्यादा हुई धड़कनों को काबू करती बोली। एक तो इनको डराने की बहुत आदत है, झंझला कर दिल ही दिल में बड़बड़ाई।
मैंने आपसे सिर्फ चाय बनाने के लिए कहा था, सफाई करने के लिए नहीं। ये काम आपके करने के लिए मुलाजिम का है। इसके हाथ में पकड़ी धुली हुई प्लेट थामकर स्लैब पर रखते हुए बोला, मैं भी आपकी मुलाजमा ही तो हूँ, जब तो हुक्म सादिर कर दिया। दिल में वो जलकर जवाब दिया, मेरा मुलाजिम इस वक्त मौजूद नहीं, मुझे चाय बनानी आती नहीं, सिर्फ इसी वजह से आपको जहमत दी थी, वरना मेरा इरादा घर बुलाकर आपसे चाय बनवाने का हरगिज़ नहीं था। इसके सादगी से कहने पर वो गड़बड़ाकर इसे देखने लगी। इसे लगा जैसे इसने इसकी सोच पढ़ लियो। खैर, इस मेहरबानी का शुक्रिया। इसके कहने पर शर्मिंदा सी होगी। आप मुझे शर्मिंदा करें सर, ये ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। वो सर झुकाकर बोली, फिर पानी उबलने पर चूल्हे की जानिब मतवज्जो हो गए। मिस्टर ज़ीन, इन सबको भी चाय के साथ ले आए। कुछ बिस्किट्स, नमकीन वगैरह निकाल कर वो स्लैब पर रखता हुआ इससे बोला तो हैरान नज़रों से देखा। ये सब किस लिए? आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वक्त आप लोग मेरी मेहमान और आपकी मेहमान नवाजी मेरा फ़र्ज़ बनता है। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट कुछ लम्हों के लिए इसके चेहरे पर बिखरी थी। वो बेहद हैरत से इसके मुस्कुराते चेहरे को देखे गई। दूसरे ही लम्हे वो तेजी से किचन से निकल गया। वे अनजाने से एहसास में घिरी खड़ी दरवाजे की जानिब देख रही थी। पहली बार इसे मुस्कुराते देखा था। मुस्कुराहट किसी के चेहरे को इतना जाज़बे नज़र बना सकती है, इसने पहली बार जाना था। मुझे मेहमान का मेरा शुक्रिया अदा किया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स हर वक्त काटने को दौड़ता हो वो इतना बाखलाक भी हो सकता है। गल तो सही है, यकीन आएगा भी कितना। लेकिन अचानक चले क्यों गए? उल्टी खोपड़ी के इंसान है, कुछ आया होगा ज़हन में। कंधे झुकाकर सोचा, फिर तेरी से चाय बनाकर सारी चीज़ें ट्रे में सजाकर ड्राइंग रूम में लेके, जहाँ वो बैठा मुस्कुरा कर अम्मी से बातें कर रहा था। चाय पीते हुए मुसलसल इसके बदले रवैये पर गौर करती रही। चाय ख़त्म करके इसे डिक्टेशन लिया और काम समझने के बाद इसे इजाज़त लेकर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जाने से पहले अम्मी ने इसकी पेशानी पर मोहब्बत से बूसा दिया और साथ ही ढेरों दुआओं से नवाजा था। बाहर अंधेरा फैल चुका था, इसलिए इसने स्टार्ट करके ने अपने ड्राइवर के साथ कार में घर भिजवाया। घर पहुंचकर भी अम्मी काफ़ी देर इसके अखलाक की तारीफ़ करती रही। इन्हीं की ज़ुबानी तज़ीन को मालूम हुआ कि उस दुनिया में बिल्कुल तन्हा है। बचपन में माँ का इंतकाल हो गया, चंद साल पहले वालिद भी इसे तन्हा छोड़ गए। तन्हाई की वजह से अक्सर इसे टेंशन और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। माँ बाप नहीं है, इसीलिए अम्मी से इतना मोहब्बत से मिले थे, वरना दूसरों को तो काटने को दौड़ते हैं। लेकिन फिर इसे हमदर्दी महसूस होने लगी। इतना बड़ा घर, इतना शानदार ऑफिस, इतना सब कुछ होने के बाद भी ज़िंदगी में खालीपन और तन्हाई। इससे बेहतर तो वो थी, इसके सर पर कम अज़ कम इसकी माँ का साया तो था। इसने फ़ौरन खुदा का शुक्र अदा किया कि इस दुनिया में वो तन्हा नहीं है, इसके साथ इसकी माँ भी है। बस इंसान को लगता है कि मेरे दुख बहुत बड़े हैं, लेकिन जब इंसान किसी दूसरे को देखता है ना, तो उसको पता लगता है कि मेरे दुख तो इस बंदे के सामने कुछ भी नहीं है। 2-3 दिनों से बेहद टेंशन में थी। 3 दिन पहले बड़े चचा और चची अम्मी के पास इसके लिए खालिद का रिश्ता लेकर आए थे। वो ये सुनते ही भड़क उठी थी और फ़ौरन इन लोगों को इनकार कर दिया, कोई भी शादी नहीं करना चाहती। जिन लोगों ने ज़रूरत के वक्त इसका साथ नहीं दिया, इन लोगों से और कोई रिश्ता बनाने से मंजूर नहीं था। लेकिन इसके इनकार करने पर चची जाने जिस किस्म की बात है कि इसने इसे हैरान कर डाला। इसके इनकार करते हुए तिल मिलाकर चचा से बोली थी, लेकिन चचा से ज़्यादा इन दोनों को सुनाने का इरादा था। अरे मैं तो पहले कह रही थी ये लड़की राज़ी नहीं होगी, लेकिन आप और खालिद ही नहीं माने। सोचा घर की बच्ची है, इसी बहाने इसका भी आसरा हो जाएगा, वरना घर ना होने पर अकेली माँ बेटी कहाँ जाएंगी। मगर जो एक बार घर की चारदीवारी से कदम बाहर निकाल दे, से दोबारा चारदीवारी भला कहाँ रास आती है। खालिद को अपने बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत है। अब 15 दिनों के अंदर या तो ये लोग 50,000 का इंतज़ाम करें या ये घर खाली करें, ताकि इसे बेचकर हम पैसों का बंदोबस्त कर सकें। इनकी बातें सुनकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। घर बेचने का तसव्वुर ही रूह फरसा था। इस घर में इसके पापा की यादें बसी हुई थी। इसके अब्बू और सारे चचा एक साथ ही एक ही मकान में रहते थे, लेकिन 7 साल कबल इन सब ने अपने आबाई मकान को बेचकर अपने अपने हिस्से के पैसों से अपने निजी मकानों का इंतजाम किया था। सारे चचाओं ने किसी न किसी की मदद से अपने लिए छोटा मोटा मकान खरीद लिया। बड़े चचा की ससुराल बहुत दौलतमंद थी। इन्होंने अपने ससुराल वालों की मदद से अच्छा खासा बड़ा मकान बनाया था। अब्बू ठहरे एक सीधे साधे इंसान, इन्हें तो बस एक छोटे से मकान की तलाश थी। बड़े चचा के तवस्सुत से इन्होंने एक 2 कमरों पर मुश्तमिल 2 मंजिला छोटा सा मकान खरीद लिया, जिसकी कीमत वो किस्तों में अदा करने लगे। चचा के मुताबिक भी 50,000 रुपये अदा करने बाकी थे, मगर इसे अच्छी तरह याद था कि सिर्फ कुछ हज़ार रुपये अदा करने थे। लेकिन चचा चाची ने इसकी कोई बात नहीं सुनी और 15 दिन के अंदर 50,000 रुपये का इंतज़ाम करने को कह के दूसरी सूरत में इन्हें मकान छोड़ना था। मकान के कागजात भी चचा के पास ही थे और अब्बू के बाद इनका इस पर पूरा इख्तियार था। वो बहुत आसानी से इस मकान को बेच सकते थे और मुखालफत भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ना तो इसके पास हिम्मत थी और ना ही कोई सहारा जिसके भरोसे वो इनके मुकाबले खड़ी हो सकती। इनके जाने के बाद भी वो और अम्मी ने जाने कितनी देर वहीं बैठी थी। चचा चाची की मोहब्बत का राज सब समझ में आया था। खाली से शादी करने के बाद ये मकान खुद ब खुद इनके हाथ लग जाता। इन 2 दिनों में बेहद डिस्टर्ब रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करे। कई बार अम्मी ने साहब से बात करने को कहा, लेकिन इसकी संजीदा सूरत का ख्याल आता इसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो इसे कुछ कह सके। और पहले इसका बहुत एहसान था इस पर, अभी तो वैसे भी नहीं चुका पाई थी और अब दोबारा इससे मदद मांगने से अच्छा नहीं लगा। वो मुंतशिर होते थे इनके साथ अपने कैबिन में खामोश बैठी थी। 3 दिन सिर्फ सोचने में गुजर गए थे और अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ था। आखिर किस तरह ये मुश्किल हल होगी। अभी वो इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी कि मिसेस रुबीना की आवाज़ पर चौंकी। क्या बात अजीम, किस सोच में डूबी हो? कम से कम 10-12 बार मैंने तुम्हें पुकारा, तब जाकर कहीं तुम चौंकी हो। वो इसके सामने बैठती हुई हैरत से बोली, कुछ नहीं, बस ज़रा सा सर में दर्द है। इसने बहाना तराशा। झूठ, सरासर झूठ। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ कि तुम मुझे अपनी परेशानी शेयर नहीं करोगी।
क्या तुम मुझसे अपनी परेशानी शेयर नहीं करोगी? और फिर इनके बेहद इस्रार पर वो अपनी सारी परेशानी बताती चलेगी। इन दिनों वो बहुत बेहद ज़हनी दबाव का शिकार थी। इसे एक मेहरबान दोस्त की अशद ज़रूरत थी जो मिसेज़ रूबीना की शक्ल में से मिल गई थी। इसकी प्रॉब्लम जानकर मिसेज़ रूबीना भी सोच में पड़ गई, लेकिन फिर इसे तसल्ली देती हुई बोली, तुम फिक्र मत करो, मेरी एक दोस्त है, मैं इससे बात करूँगी, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। इस दिन इसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। इसने अल्लाह मियां से बहुत शिद्दत से दुआ मांगी कि शायद इस तरह इस परेशानी के हल की कोई राह निकल आए। इस दिन ऑफिस से वापसी पर इसे याद है कि सम्मी की दवाएं लेनी है। ऑफिस से पैदल ही चढ़ पड़ी क्योंकि थोड़ी दूर एक ड्रग स्टोर था। दवाएं लेकर वापस पलटी, लेकिन अपनी धुन में चलते हुए किसी से टकराते टकराते बची। बौखलाकर सर उठाया तो एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई। वो शख्स कभी कभार ऑफिस में आता रहता था, शायद जहाब का दोस्त था। इस शख्स ने भी इसे पहचान लिया। अरे आप तो जहाब की पिए हैं ना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी वो मैं दवाएं लेनी थी। जहाब का नाम सुनकर ख्वामखा ही नर्वस हो गई। आप अपने घर जा रही हैं? चले आए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। इसके कहने पर बौखला गई। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी। साहब के तसव्वुर से वो दहल उठी। अगर इसीलिए मौके कोई शख्स के साथ अपने घर गई तो इसके बारे में न जाने क्या सोच बैठे। अब ऐसा भी क्या तकल्लुफ़, बस आप 2 मिनट ठहरे, मैं अभी आया। वो शायद अपनी कार लेने गया। इधर वो हमन्नक बनी खड़ी रह गई। लाना तेरी जिंदगी दे उत्ते, फिर हमन्नक बनी खड़ी रह गई तू। बीबी जेड़ा भी राह चलता तेन कवेगा मैं तेन ड्रॉप करा, बीबी जाके बह के ड्रॉप होएगी। लख लानत। इसकी तो सोचने समझने की सलाहियत ही मौकूफ़ होगी। न जाने शख्स ख्वाम का क्यों सर हो गया था। अभी वो कश्मकश में आलम में खड़ी थी, अचानक इसके सामने किसी कार के ब्रेक चढ़ाए। वो उछलकर पीछे हटकी, लेकिन ड्राइविंग सीट पर नजर जाते इसके हाथ पैरों से जान निकल गई। नहायती खूनख्वार नजरों से साहब इसकी जानिब घूर रहा था। या अल्लाह, अब न जाने कौन सा इल्ज़ाम आयद करेंगे। इसने दहल कर सोचा। दूसरे पल साहब ने झुककर फ्रंट सीट कर दरवाज़ा खोला और बेहद सख्त लहजे में बोला, बैठो। वो मशीनी अंदाज में चुपचाप अंदर बैठ गई। इसके बैठते वो जन से कार ले उड़ा। हॉर्न भींचे वो चुपचाप ड्राइविंग कर रहा था जब इसने दिल ही दिल में लरसते हुए हकला कर अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। वो अम्मी की दवाइयाँ। लेकिन बात बीच में कता कर देगी। मिस तज़ीन, मेरे ख्याल में दवाइयाँ लेने के बाद आपको जल्द अज जल्द अपने घर जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपकी वालदा आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। लेकिन शायद आपकी नज़रों में आपकी वालदा से ज़्यादा दूसरों से बातें करना है। मैं घर ही जा रही थी, लेकिन वो मुझे ड्रॉप करने के लिए ज़िद कर रहे थे। इसने खौफजदा होकर बताया। कोई भी राह चलता शख्स आपको आपके घर ड्रॉप करने की ऑफ़र करेगा और आप राज़ी हो जाएंगी? तीखी नज़रें इस पर डाली। लेकिन वो तो आपके दोस्त हैं, इसलिए मैं अटक कर बोली। मेरा दोस्त होना ही हर किसी की शराफत की सनद है? मेरा कोई दोस्त आपसे कुएं में छलांग लगाने के लिए कहेगा, आप बिना सोचे समझे छलांग लगा देगी। हर किसी से मदद लेने के लिए राज़ी हो जाती है। लगता है बहुत शौक है आपको दूसरों से मदद लेने का। सही कहता पे सही तड़फदा पे बेचारा। इसके अल्फाज से अंदर तक काट के बेख्तियार आंसू रवा हुए थे। मुझे कोई शौक़ नहीं किसी से मदद लेने का। वही ज़बरदस्ती इसरार कर रहे थे, मैंने मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माने। मैं क्या करती? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज के बाद आप इनसे ना ही गुफ्तगू करेंगे, ना ही किसी किस्म का राब्ता रखेंगी। कतियत से कहते हुए जैसे बात ही ख़त्म कर दी। फिर पूरे रास्ते इन दोनों में कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। कार रुकने पर वह खामोशी से उतर के घर आकर भी कितनी देर गम और गुस्से से जहन खोलता रहा। न जाने खुद को क्या समझते हैं, हर वक्त मेरी एक हरकत पर नज़र रखते हैं। लानत तेरे उत्ते। फिर मैं अपनी निजी ज़िंदगी भी इनके मुताबिक जीऊँ? जब चाहेंगे मेरे किरदार पर उंगली उठा देंगे। कभी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं रहते। इन्हें लगता है जो कुछ वो सोचते हैं वो समझते बस वही सही है। दूसरों को इनकी नज़रों में कोई वक़्त ही नहीं है। इनकी नौकरी करने का ये मतलब है कि मैं भी सांस भी इनकी मर्ज़ी से लूँ। हर वक्त की इल्ज़ाम तराशी से मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे नहीं करनी इनकी नौकरी। आंसू पहुँचते हुए एक तसल्सल से सोच रही थी, खुदा की बारगाह में अपने बेहतर हालात के लिए आजी के साथ दुआ को थी। 2 दिन बाद मिसेज़ रूबीना ने इसे एक विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा, मेरी अपनी फ्रेंड से बात हुई है। इसने कहा कि कल तुम इनके ऑफिस चली जाओ, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगी। लेकिन कार्ड पर नज़र डालते हुए परेशान हो उठे। ये तो साहब का वही दोस्त था जिसने इस दिन इसे लिफ्ट देने के लिए ऑफ़र की थी। ये तो सर के दोस्त हैं। इसने उलझकर मिसेस रूबीना से पूछा। जानती हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड बता रही थी कि बहुत अच्छे आदमी, हर किसी की मदद करते हैं। मेरी दोस्त तुमसे पहले यहाँ सर की पीए थी, यहाँ से नौकरी छोड़कर वो इनके यहाँ काम करी है। इसे भी किसी वक्त पैसों की ज़रूरत थी, इन्होंने इसकी भी मदद की थी। अब वो अपनी सैलरी में हर माह कुछ पैसे चुका देती है। इनके तफसील से बताने पर इसने सोचते वो कार्ड अपने पर्स में डाल लिया। घर आकर वो काफ़ी कश्मकश में रही। बिलाकर चलाकर इसने सोचा, इन्होंने इस शख्स से मिलने के लिए मना किया, लेकिन तो क्या हुआ? मैं क्यों सुनूं इनकी बात? मैं इनकी बात मानने की पाबंद नहीं हूँ। अगर निकालते अपनी मुलाजमत से तो निकाल दे, मुझे भी अब इनके ऑफिस में काम नहीं करना। और फिर कल ऑफिस के बाद वहाँ जाने का पक्का इरादा कर लिया। लाख लानत तेरी ज़िंदगी तेरी लानत। फिर तू जितनी देर तक जलील नहीं ना होएगी, छितर नहीं खाएंगी किसी पास में, तो इन्हें सुकून नहीं मिलना बीबी नू। दूसरे दिन अम्मी को सारी बातें बताकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। जाते जाते अम्मी ने न जाने कितनी सूरतें पढ़कर इस पर दम की थी। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी साहब ऑफिस नहीं आया था। इस ऑफिस में ना पाकर इसने सुकून की सांस ली कि अब वो इत्मीनान से वहाँ जा सकेगी। ऑफिस खत्म होने से 10 मिनट पहले इसने अपना पर्स उठाया, कार्ड पर लिखे पते पर जाने के लिए ऑफिस से बाहर कदम बढ़ा दिया।
मैं सहाबत लाल अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। लोगों का कहना है मैं बहुत स्मार्ट और हैंडसम हूँ। अपनी ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ मिला, दौलत, शोहरत, जायदाद, बहुत कुछ, सवाए मोहब्बत के। मैं इस एक लफ्ज़ के मायने से ना आशना हूँ। मैं नहीं जानता मोहब्बत किसे कहते हैं। बचपन में माँ के आंचल से महरूम हो गया। पापा को मम्मी से बेहद मोहब्बत थी। इनकी डेथ के बाद वो टूट गए थे और चाहकर भी मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं दे पाते जितनी मुझे ज़रूरत थी। मुझे गवर्नेंस के हवाले करके वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बिज़नेस में पूरी तरह खो गए ताकि मुझे कभी किसी किस्म की कमी महसूस ना हो। लेकिन वो ये भूल के कि मुझे पैसों से ज़्यादा इनकी मोहब्बत की ज़रूरत है। घर में आते जाते मुझसे मेरा हाल अहवाल तो पूछते थे, लेकिन कभी पास बिठाकर मोहब्बत से मेरी पेशानी नहीं चूमते। इनके रवैये पर मैं जो शुरू से कम गो था, अपने खौल में सिमटता चला गया। स्कूल में भी सिर्फ पढ़ने में मसरूफ़ रहता, सवाए आज़र के मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं किसी से दोस्ती नहीं करता, बल्कि मेरे कमगो रवैये की वजह से मैं मगरूर मशहूर हो गया। कॉलेज में दाखिल होने के बाद बहुत सी लड़कियां मेरी खूबसूरती और हमारे से मुतासिर होकर मेरी जानी पड़ी, लेकिन इन सबकी निगाहों में भी मुझे मोहब्बत और खुलूस का वो रंग नज़र नहीं आया जिसकी मुझे तलाश थी। खुद गर्ज और मतलब परस्त दुनिया से दिन ब दिन मेरा दिल उचाट होता गया। कोई भी लड़की चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना, मुझे मुतासिर नहीं करती। धीरे धीरे मेरे अंदर का रूखापन मेरे लहजे में उतरता गया। कम को तो मैं बचपन से ही ताप सख्त भी हो गया। जब कोई लड़की मेरी शख्सियत और हमारे से मुतासिर होकर मेरी जानिब बढ़ती, मुझसे बात करने के बाद कानों का हाथ ज़रूर लगाती थी, क्योंकि मेरा रवैया इतना सख्त होता था। इसके बाद पापा ने मुझे ज़्यादा तलीम के लिए लंदन भिजवा दिया। लंदन जाकर वहाँ की रंगीनियों ने भी मुझ पर कोई असर नहीं डाला। नई खूबसूरत लड़कियाँ मुझे अपनी जानिब मतवज्जा कर पाई। लंदन से वापस आकर मैंने पापा के बिज़नेस को पूरी तरह संभाल लिया और पापा को काम से मुकम्मल फारिग कर दिया। लंदन से वापसी के बाद मैंने पापा में भी बहुत तब्दीली पाई। शायद मेरी इतने दिनों की जुदाई ने इन पर बहुत गहरा असर डाला। अब घंटों मुझसे बातें करते, अपने मुतल्लिक, मम्मी के मुतल्लिक और मेरे आइंदा मुस्तकबिल के बारे में। इन दिनों मुझे पहली बार बाप की शफ़क़त का एहसास हुआ, मगर मेरी ये खुशी भी शायद किस्मत को मंजूर नहीं थी। एक दिन अचानक ही पापा को हार्ट अटैक आ गया। इन दिनों मम्मी को बहुत याद करते थे, बहुत मुश्किल से इन्हें संभाला गया, लेकिन इसके बाद दूसरा अटैक जानलेवा साबित हुआ और मुझे दुनिया में बिल्कुल तन्हा छोड़कर अपने माल के हकीकी से जा मिले। पापा के बाद घर की तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती। इतने कम अरसे में मैं पापा के बहुत करीब हो गया था। अब इनसे जुदाई मैं अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहता। सोच और तन्हाई की ज़्यादती से मेरा बीपी शूट कर जाता है। ऐसे में मेरा बहुत दोस्त आसिर, वो एक कामयाब डॉक्टर था, मुझे पूरी तरह सहारा देता। तन्हाई दूर करने के लिए वो अक्सर मुझे शादी कर लेने का मशवरा देता, जिसे मैं अनसुनी कर देता। इसी दौरान मेरे ऑफिस में एक लड़की का मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से तकर्रुर हुआ। वो लड़की काम से ज़्यादा मुझ पर ध्यान देने लगी। वो मुझे मतवज्जा करने के लिए नए नए हथकंडे इस्तेमाल करती रहती। मैं इसकी जानिब से लापरवाह अपने काम में लगा रहता, लेकिन कब तक। आखिरकार एक दिन इसकी कारगुजारी से तंग आकर मैंने बेतहाशा गुस्से में से अपने ऑफिस से निकाल बाहर कर दिया। मैं जो पहली मोहब्बत जैसे लफ्ज़ से बेजार था, मुतनफ़्फ़र हो गया। मुझे यकीन हो गया कि मोहब्बत जैसी शायद दुनिया में होती नहीं है। लेकिन फिर मेरी मुलाकात इससे हुई और मैं जो मोहब्बत से नाआशना था, न जाने कब इसकी मोहब्बत में डूबता चला गया। हर वक्त सहमी सहमी सी रहने वाली इस बुज़दिल सी लड़की ने कब मेरे दिल को फ़तह कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। पहली बार वो मेरे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आई थी। एक से एक फैशनेबल और लपेटे चेहरों के बीच सादा से चेहरे समेत बड़ी सी चादर में लिपटी इस लड़की को मैंने बेहद हैरत से देखा था। आजकल के ज़माने में ऐसी शरीफ लड़कियां भी मौजूद हैं, मैंने एक पल के लिए सोचा, लेकिन दूसरे लम्हे मेरे जहन में दर आने वाली मनफी ख्याल ने इसकी तरदीद कर दी। शायद ये भी कोई तरीका है दूसरों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाने का। अचानक ही नागवारी की एक लहर से मेरे पूरे वजूद में दौड़ती चलेगी। मैंने बेदिली से इसकी फ़ाइल थामी, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन बेतुके जवाबात से मेरा पारा हाई होने लगा। मुस्तज़ार इसका मुसलसल सर झुकाकर बात करना मुझे गुस्से से बेकाबू कर गया। मुझे लगा बहुत से ज़्यादा मगरूर लड़कियाँ जो मुकाबले से नज़र मिलाकर बात करना भी ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इन नज़रों का झुका रहना ही मेरे लिए बेहतर था, क्योंकि उनके उठते में इसके जहन में गिरफ्तार जकड़ता चला गया। मेरे डांटने पर इसने बौखलाकर निगाहें उठाई थी। दूसरे पल मैं साख्त रह गया। पानियों से लबरेज शफाफ निगाहें मेरे चेहरे जहन पर नक्श होकर रह गई। इतनी खूबसूरती और मासूमियत मैंने आज तक किसी लड़की में नहीं देखी। बेबसी से लब कुचलती कुछ लम्हे बेशतर इसके बारे में कायम करता मेरे सारे ख्यालात मिटाती चलेगी। डरी डरी सी आंसुओं को छुपाने की कोशिश में नाकाम मुझे वो आजकल की लड़कियों से बिल्कुल मुनफरिद लगी। इसके बावजूद इसके काम करने की धुन और पक्के इरादे को देखकर मैं सोच में पड़ गया। मैंने चंद सवालों के बाद चुपचाप इसकी फाइल उठा दी, जिस पर इसके चेहरे पर बिखरती यासियत मैंने साफ महसूस की थी। इसके जाने के बाद कई दिनों तक इसकी निगाहों ने मुझे डिस्टर्ब किया रखा। फिर न जाने कि मैंने इसकी मदद करने का फ़ैसला कर लिया और इस पोस्ट के हल ना होने के बावजूद इसको अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया। लेकिन जल्दी मुझे अपने फैसले की दुरुस्ती का एहसास हो गया, क्योंकि इसने 1 महीने के अंदर ही अंदर ना सिर्फ काम सीख लिया, बल्कि बहुत जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाने लगी। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद जब वो दूसरी बार मेरे ऑफिस में आई, तब मुझे फ़ाइल के मुताले में मशगूल जान के इसने बेहद तफसील से मेरा जायज़ा लिया, लेकिन मेरे मतवज्जो होने पर नज़रें झुका ली। 1 महीने मेरे साथ काम करने के बावजूद इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। वो अब भी मुझसे नज़र मिलाकर बात करने से कतराती थी। इसके रवैये पर अक्सर मैं सोच में पड़ जाता कि आखिर किस किस्म की लड़की है। इसकी डर खौफ का रोज़ अव्वल जैसा ही आलम था। किसी गलती पर ज़रा सा भी डांट देने पर वो घनी पल के भीगने को बेताब हो जाती। इस दिन तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मेरे पुकारने पर वो चीख पड़ी और इस्तफसार करने पर शर्मिंदगी से बताया था कि मेरी आवाज़ सुनकर डर गई। इसके जवाब पर एक बेसाख्ता किस्म की मुस्कुराहट का मुझे गला घोंटना पड़ा था। इसकी बुज़दिली पर हैरत के साथ साथ बेहद हंसी आई। आज तक मेरा जितनी भी लड़कियों से साबका पड़ा, वो सब एक से बढ़कर एक बोल्ड लड़कियाँ थी। इसकी सादगी ने मुझे और भी मुतासर किया था।
अब मैं गैर महसूस तौर पर हर वक्त इसी के बारे में सोचने लगा। अक्सर मैं इसके ख्याल को अपने जहन से झटकने की कोशिश करता, लेकिन इस पल इसकी आंसुओं से लबरेज निगाहें मेरे तख़य्युल में जगमगाने लगती। इसकी सोच से पीछा छुड़ाने में नाकाम होने पर मैं झंझला जाता और सारी झंझलाहट इस पर गुस्से की शक्ल में निकल पड़ती, जिस पर इसकी नम होती आंखें मुझे नादिम कर देती। इसलिए मैं घर जाने के लिए अपने कैबिन से निकला, लेकिन इसे देर तक काम करते देखकर वहीं ठहर गया। पहला ख्याल इसकी बुज़दिली का है, न जाने खुद को ऑफिस में तन्हा पाकर इसका क्या रद्द-ए-अमल हो। काम खत्म करके घबराई से बाहर निकले और बउजला जीने तय करने की कोशिश में अपना पैर मोड़ बैठी। अगर बेख्तियार मैंने इसे थाम ना लिया होता तो अपनी एक आध हड्डी का सुरमा तो बना ही लेती। ना चाहते हुए मैंने इसे डांट दिया। मेरे डांटने पर हंसपे दस्तूर इसकी आंखें भीग गई। इसके बाद वहाँ रुकी नहीं, लेकिन जीने तय करने में इसे दुश्वारी हो रही थी। शायद पाँव में मोच आ गई थी, क्योंकि दबी दबी सिसकियों की आवाज़ मेरे कानों तक बखूबी पहुँच रही थी। पीछे खड़ा मैं बगौर इसकी हरकत जांच रहा था। दफ्तर मेरी नज़र इसकी टूटी हुई सैंडल पर पड़ी, जिसकी वजह से वो एक कदम भी मुश्किल से चल पा रही थी। जब मैं नीचे आया तो मेरी कार पर हाथ रखे आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। तब मैंने इसे ड्रॉप करने को कहा, लेकिन इसकी हिचकिचाहट पर मैं झंझला उठा। मेरे झंझलाने पर वो खामोशी से कार में बैठ गई। जब इसने अपने घर से एक स्टॉप पहले रुकने के लिए कहा तो मुझे बेहद हैरत हुई, लेकिन इसके अधूरे जुमले ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं ये भूल के कि इसका ताल्लुक ऐसी क्लास से जिसमें किसी लड़की के गैर मर्द के साथ अकेले आना जाना मायूब समझा जाता है। मेरे साथ आने में इसकी हिचकिचाहट की वजह मुझे समझ में आ गई। इसके मोहतात रवैया और शराफत ने इसकी अहमियत मेरी नज़रों में और भी बढ़ा। अपने घर नहीं जा सकती थी। इस मसले का मुझे फ़ौरी तौर पर एक हल समझ में आया, जिस पर मैंने फ़ौरन अमल कर डाला। मेरी हरकत पर बहुत बौखलाई थी और सैंडल देखकर तो हैरत से आंखें फाड़ कर रह गई। इसकी कीमत पूछने पर मैंने नहायत आराम से 1200 की कीमत सैंडल की कीमत 300 रुपये बता दी, जिस पर इसे यकीन तो नहीं आया, लेकिन मुझसे बहस करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। मैं जानता था कि इसकी खुददारी से मुझसे कुछ लेने से बाज रखेगी, और ना ही मुझे ये मंजूर था कि मेरे बारे में कोई गलत राय कायम करे। लेकिन मैं क्या करता, इसके खूबसूरत पैरों के लिए कोई दूसरी सैंडल मुझे पसंद ही नहीं आई। टैबलेट लेते वक्त भी इसकी हैरानगी पर मैं इसे टोक गया। अपने लिए इसकी निगाह में मचलती ज़रा सी बेतबारी भी मुझे नागवार गुजरी थी, लेकिन मेरे टोकने पर इसका सॉरी कहना मुझे अच्छा लगा। वो पूरी रात बार बार मुझे इसकी तकलीफ़ का ख्याल आता रहा। सुबह भी मैं इसी के बारे में सोचता हुआ ऑफिस पहुंचा, जब इसे तलहा से मुस्कुराकर बातें करते पाया। न जाने कि मुझे बहुत बुरा लगा, और दोपहर को जब वो मेरे कैबिन में आई बेसाख्ता में इस पर तंज कर गया, लेकिन नम हुई आंखें खुद ब खुद मेरा गुस्सा कम कर गई। अपने कैबिन में जाने के बाद भी बहुत देर तक रोती रही। इसे रोते देख मैंने खुद को बेहद सरजनिश की। मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसे ऐसे लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। तलहा से इसका बातें करना आखिर मुझे क्यों बुरा लगा? मैं काफ़ी देर इसी सवाल में उलझा रहा, जिसके जवाब मैं नहीं दे सका, और मेरे दिल के पास जो जवाब था वो इसे मानना नहीं चाहता था। मेरे दिल ने कई बार चुपके से कहा कि मैं इसे पसंद करने लगा हूँ, लेकिन मैंने सख्ती से इसे झटक दिया, जिस पर बेचारा सहम कर वापस अपनी जगह से मिट गया। डॉक्टर आज़र के कई बार कहने पर मैं इस दिन रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था, लेकिन वहाँ इसे बैठी बेतहाशा रोते हुए देखकर मैं परेशान हो उठा, और आज़र से इसकी वालदा के मुतालिक मालूम होते मैंने इसके इलाज का जिम्मा संभाल लिया। ये सिर्फ इंसानियत का जज्बा था या इसके पीछे कोई और जज्बा कार फरमा था, ये मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आज़र मेरे दिल के चोर को फाँप गया। इसके अंदाजे की मैंने सख्ती से तरदीद कर दी कि जिस बात के लिए मैं अपने दिल की नफ़ी करता आ रहा हूँ, भला आज़र के सामने कैसे कबूल कर लेता, लेकिन इसके बावजूद इसका बेख्तियारी में मुझ पर इस्तेकाक जता जाना मुझे खुशगवार से एहसास से दो चार कर गया। फिर नर्स की गलत फहमी पर जब मैंने इसे देखा, तब इसके चेहरे पर घबराहट के साथ शर्म की सुर्खी दौड़ती चली गई। इस पल वह मुझे बेहद अच्छी लगी। मेरा दिल, जिसे मैंने इतना डांट टपट के काबू किया था, फिर से मचल उठा। वहाँ से वापसी के वक्त मैंने इसे अपना कार्ड देकर ज़रूरत के वक्त कॉल करने की ताकीद की। लाशौरी तौर पर मुझे इसके फ़ोन का इंतजार था। दूसरे दिन शाम को मैं फूलों समेत इसकी वालदा की आरत के लिए हॉस्पिटल पहुँचा, लेकिन कमरे के दरवाजे पर पहुँच कर मेरे कदम रुक गए। अंदर से आती किसी मर्द के आवाज़ पर मुझे हैरत का झटका लगा, जो इससे कह रहा था, अब तुम बिल्कुल भी परेशान ना होना तज़ीन, मैं रोज़ाना यहाँ आऊँगा। और जवाब में इसने जिस तरह से जी कहा था, मेरे कदम फ़ौरन ही वापसी के लिए मुड़ गए। अचानक ही मेरा जहन झंझना उठा। मैं खुद पर कंट्रोल करता काउंटर पर बैठी नर्स को बुकें अंदर देने की हिदायत करता हॉस्पिटल से निकलता चला गया। इसके बाद कई दिनों तक मैं डिस्टर्ब रहा। इस शख्स के मुतालिक सोच कर मेरा जहन शल हो गया। इस शख्स का तज़ीन से क्या ताल्लुक़ है, ये सवाल मुझे बेतरह परेशान करता रहा। मेरी बेचैनी और इज़्तिराब किसी सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हॉस्पिटल से वापसी के बाद मैं मुसलसल इसी को सोच रहा था। मेरा दिल मचल कर मुझे बावर कराने की कोशिश करता रहा कि यही मोहब्बत है। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि वाकई मैं इससे मोहब्बत करने लगा। ये जानकर मैं बेतरह झंझलाया। कितनी लड़कियाँ मेरी चाहत की मुतमईन रही थी, लेकिन किसी के लिए मैंने इस अंदाज से नहीं सोचा। और आज सिलहारा भी तो ऐसी लड़की क्या है जिसके बारे में मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे बारे में इसके ख्यालात क्या है। कई बार मैंने हॉस्पिटल जाने के मुतालिक सोचा, लेकिन हर बार इस शख्स का अपना ईद भरा लहजा मुझे गुस्सा दिला देता। मैंने आज़र के जरिए हॉस्पिटल की सारी पेमेंट कर दी, लेकिन खुद इनसे मिलने नहीं गया। पूरे 1 महीने बाद इस दिन वो ऑफिस आई थी, पिंक कपड़ों में मलबूस, बेतहाशा खूबसूरत, चेहरे पर मासूमियत ली। वो मेरे कैबिन में दाखिल हुई। इसे देखते मेरा दिल बेख्तियार धड़क उठा और निगाहें इसके सभी चेहरे पर ठहर गई। इस वक्त मैं सब कुछ भूल गया। मैं भूल गया कि मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं ये भी भूल गया कि इसका किसी शख्स से क्या ताल्लुक है। बस मुझे याद रहा तो ये कि वो मेरे सामने है। इसकी नज़रें उठाने पर मैं चौंका था और बमुश्किल अपने मचलते दिल को काबू किया और ख़ुद पर संजीदगी तारी करते हुए इसे काम समझाकर जल्दी से रुखसत कर दिया। मुझे डर था कहीं मेरे एहसास इस पर आया ना हो जाए। इसके जाने के बाद मैंने पहली बार अपने दिल से इत्तराफ़ किया कि हाँ, मुझे इससे बेतहाशा मोहब्बत है। कई दिन यूँ ही गुजर के फिर अचानक एक दिन मैंने इसे एक लड़के के साथ बाइक पर ऑफिस आते देखा। मुझे शौक सा लगा
दूसरे पल ये ख्याल सूरत से जहन में कौंधा, कहीं हॉस्पिटल वाला तो नहीं। फिर तो अक्सर ही इसके साथ नज़र आने लगी। इन दिनों मैं बेहद उलझन में रहता था। फिर इसकी 2 दिनों की गैर हाजिरी पर मैं परेशान हो उठा। लेकिन इस दूसरे दिन ऑफिस से वापसी पर इसी लड़के के साथ सड़क पर खड़े चाट खाते देख मैं खोल उठा। इसके बाद जब वो तीसरे दिन ऑफिस आई तो तलहा से इसका बातें करना मेरे गुस्से को इंतहाई रूज पर पहुंचा गया। ढेर सारी फाइल इसके हवाले करने के बाद अपने कैबिन में बैठा कोड रहा था। किसी सूरत मुझे चैन नहीं था। एक तो मेरा जहन पहले उलझा हुआ था, उस पर इसकी फाइलों पर बेतहाशा गलतियाँ मैं पढ़ने के लिए काफ़ी थी। लेकिन मेरे डांटने पर जिस तरह से रोई, एक पल के लिए तो मैं नादिम हो गया। और ये जानने के बाद कोई शख्स इसका चचा ज़्यादा खुद को मलामत की थी। इसकी रोनी सूरत पर मुझे रहम आया। मैंने इसे मुँह धोने के लिए अपने प्राइवेट रूम में जाने को कहा, लेकिन दरवाज़ा न खोल पाने की बिना पर इसे दोबारा रोता देख मेरा दिल किया कि मैं अपना सर ही पीट लूँ। आखिर वो इतने आंसू लाती कहाँ से? मुझे इससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा है। ना ही मैं इसे हाल दिल सुनाने की हिम्मत रखता हूँ और ना ही सख्ती से पेश आ सकता हूँ। इसके आंसू पल की पल में मेरा गुस्सा उड़ा डालते हैं। इसके सामने बिल्कुल बेबस हो जाता हूँ। इस रात में बेहद टेंशन में था। मुझे इस वक्त पापा की बेहद याद आई। अगर वो होते तो मैं इनसे अपने एहसास शेयर करता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे किस तरह से इसे अपने दिल की बात करनी चाहिए। इतने दिनों बाद मैंने किसी से मोहब्बत की थी, किसी को अपने दिल के करीब महसूस किया था, और मैं नहीं चाहता कि मुझसे दूर हो, क्योंकि जिसे मैंने चाहा वो मुझसे दूर हो जाए। मुझे डर था कि कहीं वो इनकार ना कर दे। इसी कश्मकश में मेरा बीपी शूट कर गया। 2 दिनों तक मैं ऑफिस नहीं जा सका। कुछ जरूरी फाइलों को मुकम्मल करने के लिए मैंने इसे घर बुला लिया। दर हकीकत काम से ज़्यादा इसे देखने की ख्वाहिश दिल में उभरी थी, लेकिन ऑफिस जाने के लिए आज़ा ने सख्ती से मना कर रखा था। इस दिन वो अपनी अम्मी के हमरा मेरे घर आई। इसकी अम्मी जिस मोहब्बत और शफकत से मुझसे पेश आई, मुझे अपनी माँ के ना होने का शिद्दत से एहसास हुआ, और अब तक इनसे ना मिल पाने पर मैं शर्मिंदा हुआ था। बातों के दौरान अचानक ही मैंने इसे चाय बनाने को कहा था। मैं अपने मुलाजिम का इंतज़ार कर सकता था, पर जाने कि मेरे दिल ने एकदम ही इसके हाथों की चाय पीने की ख्वाहिश की। लेकिन इसके चेहरे के तासुरात मुझे बता के कि मेरा इस तरह हुक्म सादर करना इसे अच्छा नहीं लगा। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया, मगर जब मैंने इसे किचन में बर्तन धोते देखा तो मुझे बेहद हैरत हुई थी। लेकिन इसे इस तरह अपने घर में मालकाना अंदाज में काम करते देख मेरे दिल में कई ख्वाहिशें जागी थी। मेरे अपनायत भरे अंदाज पर इसने जिन नज़रों से मुझे देखा, एक पल के लिए मैं बेख्तियार हो गया, लेकिन फ़ौरन से पेशतर वहाँ से पलट गया। मुबादा मेरी बेख्तियारी में मेरा दिल कोई ऐसी हरकत नहीं कर बैठे जो इसे नागवार गुजरे। इसके जाने के बाद भी कई दिनों तक मैं अनजाने से खुशगवार एहसास में घिरा रहा। मेरी बदली हुई कैफियत देखकर आज़र बहुत हैरान हुआ था, लेकिन मैं इसे क्या बताता, जबकि अभी तक वो हस्ती अनजान थी जिसकी वजह से मुझ में तब्दीली आई थी। 2 दिन आराम करने के बाद मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। ऑफिस आने के बाद से मुझे तज़ीन के अंदर कुछ तब्दीली का एहसास हुआ। वो हर वक्त उलझी उलझी सी रहती, ऐसा लगता जैसे वो किसी बात से परेशान हो। कई बार मैंने पूछना चाहा, लेकिन ये सोचकर रुक गया कि शायद कोई ऐसी बात हो जो मुझे ना बताना चाहे, और मेरा इस तरह से इस्तफसार करने से दूसरी उलझन से दो चार कर दे। लेकिन इस दिन अनजाने में मैंने इसकी वो सारी बातें सुन ली जिसने मिसेज़ रुबीना से अपनी परेशानी शेयर कर दी। इसकी बातें सुनकर बेहद शौकी हुआ। इसे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती। इस दिन ऑफिस से वापसी पर जब मैंने इसे पैदल जाते देखा तो मुझे हैरत हुई। मैंने अपनी कार इसके पीछे डाल दी, लेकिन जब वो ड्रग स्टोर में दाखिल हुई तब मैं समझा कि अपनी माँ की दुआएं लेने आई है। इसके अंदर दाखिल होने के बाद भी मैं सोचा मैं घिरा वहीं बैठा रह गया। इसी असना में वापस भी आ गई, लेकिन इसके वापस आने और अरशद से मुलाकात में मैंने चौंक उठा। मैं इससे इतने फासले पर था, इनकी आवाज़ बखूबी सुन सकता था, लेकिन इन दोनों की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। असद किसी घर छोड़ने की ऑफर इसे कबूल कर लेने पर हस्ब दस्तूर मेरा गुस्सा उठ कर आया। वो हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती थी। इसे अभी तक अच्छे बुरे इंसान में फ़र्क करने का सलीका नहीं है। असद मेरा दोस्त था और मैं इसे अच्छी तरह जानता था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो इससे किसी भी किस्म का रब्ता रखे। इसलिए मैंने खुद इसे इसके घर तक छोड़ दिया। दूसरे दिन मैंने बड़ी मुश्किल से खालिद से रब्ता कायम किया और इसे तज़ीन के घर की बात की। मैंने इसे 50,000 देकर घर के कागजात हासिल करना चाहा, लेकिन वो अड़ गया। वो किसी सूरत कागजात देने को तैयार नहीं था। वो तज़ीन से शादी करना चाहता था और साथ ही इसके मकान पर अपना कब्जा जमाना भी इसका मकसद था, जिसे बाद में बेचकर इन पैसों से वो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता था। इसे पूरा यकीन था 15 दिनों में इतने पैसों का इंतजाम कर पाना इसके लिए नामुमकिन होगा, और ना ही इतनी जल्दी वो इस घर को छोड़कर कहीं और अपना इंतजाम कर पाएगी। आखिर में थक कर इसे शादी के लिए राज़ी होना पड़ेगा। कई दिनों तक मैं इसी सिलसिले में दौड़ धूप करता रहा। बिलाखिर 3 दिन बाद वो तयशुदा रकम से दुगनी रकम पर कागजात मेरे हवाले करने के लिए राज़ी हो गया। कागजात हासिल करने के बाद मैं फ़ौरन ही ऑफिस के लिए चल पड़ा। मैं जल्द से जल्द कागजात तज़ीन को देकर इसे उलझनों परेशानी से निकालना चाहता था। जिस वक्त मैं ऑफिस पहुंचा, ऑफिस टाइम खत्म होने में तकरीबन 2 मिनट बचे थे। मैं सीधा इसके कैबिन में गया, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। ऑफिस का सारा स्टाफ एक एक करके जा रहा था। मैं खामोशी से अपने कैबिन की जानिब बढ़ गया। चपरासी से इस्तफसार करने पर मुझे पता चला कि वो आज 10 मिनट पहले चली गई। मैंने गहरी सांस लेकर कुर्सी की पुश्त से सर टिकाया। मैं इसे खुशी आज ही देना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत में थोड़ा और इंतज़ार पड़ा था। दफ्तर मेरी नज़र सामने टेबल पर बड़ी फ़ाइल पर गई और मैं चौंक कर सीधा हो गया। ये इस नए प्रोजेक्ट की फ़ाइल थी जिसे मैं असद के साथ मिलकर शुरू करने वाला था। परसों इस प्रोजेक्ट का शुरू होना था और कई अहम पॉइंट्स अभी डिस्कस करना बाकी थे। इसी सिलसिले में कई दिनों से असद मुझसे मिलना चाह रहा था, लेकिन मैं इसे टाल रहा था क्योंकि पिछले 4 दिनों से मैं तज़ीन के घर के मामले में उलझा हुआ था, जिसकी वजह से मैं ऑफिस भी नहीं आ रहा था। तो लानतिया उन्हें 10 दिन दा, लेकिन उनका भी की कसूर है। वो बीबी जड़ी है ना। मैंने घड़ी देखी। असद इस वक्त तक अपने ऑफिस में होगा क्योंकि इसे देर से ऑफिस छोड़ने की आदत थी। मैंने बजलत फ़ाइल थामी और उसके ऑफिस जाने के लिए बाहर निकल पड़ा।
पिछले 5 मिनट में असद के कैबिन के आगे टहल रहा था। यहाँ आने पर मुझे चपरासी के जरिए मालूम हुआ कि किसी क्लाइंट के साथ बिजी है, मुझे 10-15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। मैं यूँ ही टहलते हुए दीवारों पर लगी तस्वीरें देखने लगा। तस्वीरों के मामले में असद बहुत अच्छा ज़ौक़ रखता था। एक से बढ़ के एक मशहूर मुसव्वर की तस्वीर इसके पास मिल जाती थी, लेकिन इसमें बस एक खराबी थी, लड़कियों से फ्लर्ट करने की। यही बात मुझे इसकी नापसंद थी। अभी मैं सोच रहा था कि मेरी सोच का तसलसल अचानक ही टूटा। मैंने बेहद चौंक कर असद के कैबिन के दरवाजे की जानिब देखा। एक बेहद जानी पहचानी आवाज़ मेरी समातों से टकराई, और अब वो आवाज़ ऐसी थी कि जिसे मैं लाखों में पहचान सकता था। दफ्तन दूसरी बार वही आवाज़ एक हल्की सी चीख की शक्ल में दोबारा सुनाई दी। मैं बेहद तेज़ी से आगे बढ़ा। चपरासी के मना करने के बावजूद एक झटके से कैबिन का दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खोलते मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अंदर का मंजर देखकर मुझे ज़बरदस्त शौक लगा। चेहरे से मेरी आंखें फटी रह गई। चादर से बेनियाज, दुपट्टे से बेपरवाह, जो रस्सी की शक्ल में गले में छूल रहा था, बेतरा रोती हुई अपने हाथ अस्ते से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जो कि इसने दोनों हाथ मजबूती से थामे हुए थे। शैतानियत से मुस्कुरा रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दोनों चौंके मुझे सामने पाकर। जहाँ तज़ीन की आंखें चमक उठी, वहीं असद की मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई और हाथों की गिरफ्त भी ढीली पड़ गई। तब तज़ीन एक झटके से अपनी कलाइयाँ आज़ाद कर बेतहाशा भागती हुई मेरे बाजू से आ लगी। मेरे बाजू को दोनों हाथों में सख्ती से भेंचे गुजारों कतार हो रही थी। लबों से टूट टूट कर अल्फाज अदा हो रहे थे, प्लीज़ मुझे बचा लें। तैनू तेरा मकबरा खोद के तैनू उत्थे दफनावे, तैनू बचा लवे। एडी तो रहिंदी नहीं, तैनू इज्जत की ज़बान समझाई सी, तैनू पची नहीं इज्जत। अपने बाजू पर रखे इसके हाथों पर मैंने हौले से अपना हाथ रखा, लेकिन आग बरसाती निगाहें भी असद पर मरकूज थी। तज़ीन, तुम कार में जाओ। मेरे कहने पर इसने चौंक कर मुझे देखा। मेरे सख्त लहजे पर खौफजदा उठी और हकला हकला कर अपनी सफाई पेश करने को कहा। मेरी इसमें कोई गलती। आई सेड गो फ्रॉम हेयर। बीच में मैंने इसकी बात कता कर दी। मेरे लहजे की ठंडक इसकी समात में उतरती चली गई। एक लम्हे के लिए वो साख्त रह गई, लेकिन दूसरे पल वो खामोशी से बाहर की जानिब बढ़ गई। थोड़ी बाद जब मैं नीचे आया तो वो कार में चेहरा ढांपे बैठी रो रही थी। मैंने इसकी चादर और पर्स इसकी गोद में फेंक दिया और जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करके कार को फुल स्पीड में छोड़ दिया। आज मैंने असद को ऐसा सबक सिखाया कि मुस्तकबिल में ऐसी जलील हरकत करने के बाद हिम्मत नहीं करेगा। इसके जिस्म का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा रहा होगा जहाँ मेरी लात, थप्पड़ या घूंसाना पड़ा होगा। प्रोजेक्ट की फाइल भी फाड़कर मैंने इसके मुंह पर दे मारी। चाहे इससे मुझे कितना भी नुकसान हो, मुझे परवाह नहीं। मैं सख्ती से लपेंचे ड्राइविंग कर रहा था। वो सहमी हुई नज़रों से मेरी जानिब देख रही थी। मैं खुद पर कंट्रोल करने की ज़बरदस्त कोशिश कर रहा था, लेकिन बिलाखिर मैं फट पड़ा। एक जानिब कार रोकर मैं अचानक इसकी जानिब मुड़ा। मेरे मना करने के बावजूद तुम इससे क्यों मिली थी? बोलो। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, वो डरी हुई बोली थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? अगर तुम मुझसे कहती तो मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं करता। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम्हारी मदद कर सकूँ? मुझसे ज़्यादा काबिलियत पर तुम्हें वो शख्स लगा था? नहीं, वो हकलाई। गलतियाँ करने का तुम्हें शौक़ और मेरी बात ना मानना तो तुम्हारा पसंदीदा मुश्किल है। मेरे मना करने पर तुम जानबूझकर इस शख्स से मिली। मेरी बातों की तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। नहीं, आज तक तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं हो पाई। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो हर जगह तुम्हारी मदद को पहुँच जाता हूँ। तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि अपनी परेशानी बता दी। इतने दिनों तक मेरे साथ काम करने के बावजूद तुम्हें मेरे किरदार, मेरी नीयत, फितरत के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन इस शख्स से 2 घड़ी की मुलाकात पर तुमने इस पर इतना यकीन कर लिया कि इसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने निकल खड़ी हुई। मुझसे ज़्यादा अहम तुम्हें वो शख्स लगा था, इसलिए तुमने मुझ पर कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। तुमने मुझ पर ज़रा भी एतमाद करना ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतने बुरे ख्यालात हैं, तुम्हारी नज़रों में मैं असद से भी ज़्यादा बुरा हूँ। बेतहाशा गुस्से में बोलता चला गया और बराबर नफ़ी में गर्दन हिलाती मेरी बात की तरदीद करने की कोशिश करी थी। फिर जैसे वो ज़ब्त का दामन छोड़ बैठी और दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर बेदर्दी से रोती। मैं बहुत नासमझ हूँ। मैं हमेशा गलतियाँ करती रही हूँ। वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती। मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं परेशानी बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। मैं तंग आ गई हूँ खुद से, अपनी ज़िंदगी से। मैं जीना नहीं चाहती। मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं मर जाना चाहती हूँ। इसके अल्फाज पर मैं तड़प उठा। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा? बेख्तियार इसकी कलाइयाँ थाम कर इसके चेहरे पर से हाथ हटाए। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आइंदा कभी ऐसी बात अपने लबों से भी मत निकालना। माँ सदके चली जावे। मसनूई गुस्से से तनबीह की, वरना गुस्सा तो इसके अल्फाज कब का उड़ा के थे। बेयकीनी भरी, बेहद हैरान नज़रों से इसने मुझे देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कह गया हूँ। ये घड़ी फैसले की थी। अगर आज मैं इससे अपने दिल की बात नहीं कह पाया तो कभी नहीं कह पाऊँगा। तब ठहरे हुए लहजे में दोबारा कोया हुआ। हाँ तज़ीन, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस दिन से जिस दिन तुम पहली दफ़ा मेरे ऑफिस में आई थी, मैंने लाख कोशिश की कि अपने दिल को इस हरकत से बाज रख सकूँ, लेकिन मैं इसके आगे बिल्कुल बेबस हो गया। न जाने किस वक्त तुम मोहब्बत बनकर मेरी आंखों में उतरी और ख्वाहिश बनकर रगों पैर में सरायत कर गई। न जाने किस पल तुम मेरे वजूद का हिस्सा बनती चली गई। मुझे एहसास तब हुआ जब मेरी सांसें भी तुम्हारी पाबंद हो चुकी थी। मैं जो मोहब्बत से लफ्ज़ से नावाकिफ़ था, जाने कैसे मोहब्बत करना सीख गया। और मैं इस राह पर इतना आगे निकल चुका हूँ कि चाहकर भी वापस नहीं आ सकता। मेरे दिल, मेरी धड़कन, मेरी रूह में तुम शामिल हो चुकी हो। अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे इख्तियार में है। तमाम हाल दिली से सुनाकर मैं मुतमिन हो गया और इसकी अदालत में इतराफ़ जुर्म करने के बाद सर झुकाए दिल और जान से इसके फ़ैसले का इंतज़ार करने लगा।
वह हैरत से आंखें फाड़े से देख रही थी। इसे अब तक अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने अभी अभी जो कुछ सुना वो सब सच है या वो कोई ख्वाब देख रही है? नहीं, ये सब हकीकत है। इसकी समात में अभी तक इसके अल्फाज गूंजे थे। इसने कहा था कि वो इससे मोहब्बत करता है। कि ये वाकई सच है? इसने एक बार की नज़र उठाकर इसे देखा, जो सारे इतराफ़ करने के बाद मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठा था। अचानक ही प्यारा सा शख्स इसे अपने दिल के अंदर धड़कता हुआ महसूस हुआ। इसकी कलाइयाँ अब तक इसकी गिरफ्त में थी। इसके हाथों की तपश इसकी रगों में सरायत करती जा रही थी। इसे अपना पूरा वजूद पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। एक नए और अनोखे एहसास ने इसे अपने शहर में ले लिया था। इस लम्हे के शहर में जकड़ी वो कई लम्हों तक कुछ बोल ही नहीं पा सकी। दफ्तर इसने अपने कोट की जेब से कुछ कागजात निकाल के इसके हाथों पर रख दिए, जिसे देखकर इसने सवालिया नज़रों से देखा। ये तुम्हारे घर के कागजात हैं। मैंने सारे पैसे चुका दिए। तुमने मुझसे पर भरोसा किया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक पल के लिए भी परेशान नहीं देख सकता। इसे खामोश पाकर वो यासित भरे लहजे में बोला था। न जाने से क्या हुआ कि वो इसके हाथों पर पेशानी टेक कर दोबारा सिसक उठी। साथ ही बड़बड़ाती जा रही थी। मुझे माफ़ कर दे। मैं आज तक आपको समझ नहीं पाई। मैंने हमेशा आपको गलत समझा। मैं आपकी बेहद इज्जत करती थी, लेकिन आपकी अच्छाई को जान नहीं पाई। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। मुझ पर इस दुनिया को परखने की ज़रा भी सलाहियत नहीं। मुझे अच्छे और बुरे में फ़र्क करना नहीं आता। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। जब मेरे सगे रिश्तेदारों ने मुझे धोखा दिया तो मैं किसी और पर भरोसा कैसे कर लेती। मैं अपनी गलतियों के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। सिसकियों के बीच बोलती हुई आंसू से तर चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन हीरे की मानी जगमगाती इन रोशन गाहों की महबत के आलम में खुद पर मरकूज पाकर वो नर्वस हो गई। इसके घबराए हुए रूप ने ज़हाब को शरारत पर उकसाया था। माफ़ मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा दिल चुराने का जो जुर्म तुमने किया, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और जहाँ तक बेवकूफ़ी का सवाल है, तो बेवकूफ़ तो तुम हो, इसमें कोई शक नहीं। अगर बेवकूफ़ नहीं होती तो अपने इतने हैंडसम और खूबसूरत बॉस पर कम अज़ कम कुछ तो ध्यान देती, जो दिलो जान से तुम पर फरेफ्ता है। भावें दिलो जान ना फरेफ्ता सी, लेकिन मुँह तो वड्डा नूं पैंदा सी ना। हर टाइम ही डॉग बनया रहंदा सी। शरारत से कहते हुए इसकी जानिब झुका, वो बेहतर सटपटा कर पीछे खिसके घबराहट में अपना पर्स और कागजात नीचे गिरा बैठी। इसकी बौखलाहट पर साहब ने बेसाख्ता कहकर लगाया था, जिस पर वह हैरत से देखेगी। कमरे की बेतरतीबी देख इसका मूड ख़राब हो गया। सारे कुशन और खिलौने इधर उधर बिखरे पड़े थे और अरहम एक तरफ सोफे में धंसा ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। वो बड़बड़ाती हुई सफाई में चटकी। संडे की वजह से मुलाजिम को आधे दिन की छुट्टी दे रखी थी, इसलिए सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था। इसे बड़बड़ाते देख अम्मी ने मुस्कुराकर इस्तफसार किया तो फट पड़ी। देखे ना अम्मी, इन लोगों ने कितना सामान पे रखा है। एक तो वो अरहम को कुछ कहते नहीं, उल्टा इसके साथ खुद भी लगे रहते। वाकई में थोड़ी देर पहले वो अरहम के साथ मिलकर उधम मचा रहा था। इनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। वो इनकी मुख्तसर सी फैमिली में अब एक प्यारे से बेटे का इजाफा हो चुका था। 2 साल अरहम हूबहू साहब की कॉपी था। इस दिन के बाद तज़ीन की ज़िंदगी में अचानक बहार आ गई। इसे उम्मीद भी नहीं थी कि सिर्फ साहब की इसकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाने से इसकी ज़िंदगी इस तरह तब्दील हो जाएगी। ज़िंदगी की खुशगवार सी तब्दीली से दिलो जान से अजीज़ थी। इसके हाथों के साथ साथ ज़ुबान भी चल रही थी, जब वो चुपके से इसके पीछे और ज़ोरदार हाउ की आवाज़ से डरा कर रख दिया। तज़ीन ने बेहद गुसीली नज़रों से उसे देखा, जिस पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट साहब के लबों पर बिखर गई। जिन लबों पर मुस्कुराहट देखने की तज़ीन ने कभी ख्वाहिश की थी, वही मुस्कुराहट अब इसकी जान जला देती थी। आखिर हमारी बेगम का गुस्सा सातवें आसमान पर क्यों है? छू रहा है। इसके मुस्कुराकर पूछने पर बेतरह बिगड़ी। मुस्कुराए नहीं आप? अपने बेटे को मना करने और समझाने के बजाय खुद भी इसकी शरारतों में शामिल हो जाते। मैं तो अब आप दोनों की हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। उधम मचाने के बाद साथ ज़्यादा सो जाते हैं और आप मंजर से गायब हो जाएंगे और सारा फैलावा मुझे समेटना पड़ता है। मेरा काम कम तो करेंगे नहीं, उल्टा बढ़ाए जाएंगे। बस बस बस। इसकी लगातार चलती ज़ुबान से वो घबरा कर बोला। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी लड़ाका हो तो तुमसे शादी करने के फैसले पर नज़रसानी ज़रूर करता। हाँ तो ना करते शादी। मैंने आपसे कहा था कि मुझसे शादी करें। वो बेहद खफकी से बोली। मजबूरी थी। अगर तुमसे शादी नहीं करता तो मुझे इतनी प्यारी अम्मी कैसे मिलती? वैसे अम्मी ये शुरू से ऐसी थी, शादी के बाद इसका दिमाग उलट गया। शायर से तकते हुए अम्मी से पूछा गया। क्या? इसकी बात पर जहाँ वो चीखी वहीं अम्मी हंसती हुई उठ गई। मुझे नहीं मालूम, तुम इसी से पूछ लो। असर का वक्त हो गया, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ो। अम्मी भी कहती दोनों ने प्राइवेसी दे के मैं तो जावा जान छो मेरी। इन दोनों का झगड़ना पड़ोस का मामूल बन चुका था, इसलिए सुलह कराने के बजाय मैं किसी न किसी बहाने से वहाँ से हट जाती थी कि इसकी यही नोकझोंक तो घर की रौनक थी। अम्मी के जाने तक वो शरारतें में इस नज़रों से देखता रहा, जो कारपेट पर मुंह फुलाए बैठी थी। अम्मी के जाने के बाद इसने खींचकर इसे अपने करीब किया और बाजू के निस्फ दायरे में लेकर थोड़ी ऊपर उठाते हुए बोला। अब बताएं, हमारी बेगम की नाराज़गी की असल वजह क्या है? तज़ीन ने हैरत से देखा था। इसके दिल की हर बात पर इसका चेहरा देखते समझ जाता था। आपने फिर से खालिद की फाइनेंशियल मदद की है? पास लेटे अरहम के बालों में उंगलियां फेरते हुए इसने सवाल किया। वो इन लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, जिन लोगों ने इस वक्त इसका साथ नहीं दिया जब इसे इनकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत थी। और इसके हवाले से इसके शौहर से हर वक्त मदद मांगते रहते थे। वही चची जिन्होंने घर आकर इस पर कीचड़ उछाला था, अब इस पर मोहब्बत चावर करती नहीं थकती थी।
और दूसरे तीसरे रोज़ इन लोगों की खैर खैरियत दरियाफ्त करने चली आती। इन सब की वजह से मालूम थी इसके शौहर का बेतहाशा पैसा इनके रवैयों की तब्दीली की वजह था। खालिद के ज़रिए जब इसे इल्म हुआ कि इसके घर के कागजात साहब ने दुगनी रकम देकर हासिल किए थे, तब वो इस पर बहुत बिगड़ी थी और इसके लिए अपने बेतहाशा गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन इसके बावजूद गाहे बगाहे वो इसे बिना बताए इन लोगों की मदद करता रहता था, जिसका बाद में पता चलने पर हस्ब दस्तूर वो खफा होती थी। आज भी अगर न जाने में वो साहब के मोबाइल पर जो गलती से भूल गया था खालिद की कॉल रिसीव नहीं करती, तो इसे इस बात का पता ही नहीं चलता। दरअसल इसे गुस्सा इसी बात का था जो वो दूसरे बहाने से निकाल रही थी। इसके सवाल पर वह चौंका, लेकिन इसके हाथ में मोबाइल देखकर मुस्कुरा उठा। तो क्या हुआ जाना, इन लोगों से तुम्हारा खून का रिश्ता और इखलाक और इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनकी परेशानी में हम इनके काम आए। बात इखलाक या इंसानियत की नहीं है, बात मेरी तकलीफ़ की है। मैं नहीं चाहती कि आप या मैं इनसे किसी भी किस्म का राब्ता रखें। जिस वक्त मुझे इनके सहारे की ज़रूरत थी, तब तो इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि मेरी सबसे बड़ी उलझन का बाइस वही लोग थे। इनकी वजह से मैं जिस तकलीफ़ से दौर से गुजरी हूँ, मैं कभी नहीं भूल सकती। अगर इस वक्त वो लोग मेरा साथ देते तो मुझे कभी इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मैंने कभी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन मैं तो इनका शुक्रगुज़ार हूँ। अगर वो लोग इस वक्त तुम्हारा साथ देते थे तो मैं तुम्हारा साथ कैसे पाता। मैं इन लोगों का ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा, जिनकी वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी मिल गई, और इसके लिए अगर मुझे अपनी तमाम दौलत भी इन पर लुटानी पड़े तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मेरी दौलत, मेरी खुशी, मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा मुझे और किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। इन लोगों की मदद करके मैं इनका एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनकी वजह से मुझे मेरी मोहब्बत मिली है। इसकी चाहत का हर रंग इसे हैरान किए देता था, और आज तो इसकी मोहब्बत की शिद्दत से गुम कर गई कि दुनिया में क्या कोई किसी को इतना भी चाह सकता है कि इसे वाबस्ता तमाम लोगों को भी खुश रखने का जतन करता रहे। लेकिन आज इसे यकीन आ गया कि इसका शौहर इसकी चाहत इससे इतनी मोहब्बत करता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। बेहद सरशारी के आलम में इसने इन लोगों को भी माफ़ कर दिया जो माजी में इसकी तकलीफ़ का बायस बने थे। इसे एहसास हो गया कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को इसका अजर ज़रूर देता है, कि इसने इन लोगों के जुल्म पर सब्र किया तो आज अल्लाह ने इसे ऐसा सिला दिया कि वही लोग आज इसके दरवाजे पर सवारी बनकर खड़े रहते हैं। आज इन सबसे बढ़कर खुदा ने इसे ऐसा शौहर दिया जो इसे इतनी मोहब्बत करता जितनी इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। इसने नज़र उठाकर इसे देखा जो कह रहा था, अगर इस दिन बेसाख्ती में तुमसे इजहार ना कर बैठता तो न जाने कब तक मैं इस मोहब्बत को दिल में छुपाए इजहार से डरता रहता कि जाने तुम मुझे कबूल करोगी या नहीं। तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करने के बावजूद तुम्हारे सामने इकरार की हिम्मत खुद में नहीं पाता था। बालों की लट को उंगली से पीछे धकेलते हुए मोहब्बत से बोला, अच्छा आप डरते भी थे? मैं तो समझती थी आप सिर्फ डराने की चीज़ है। मासूमियत से आंखें पटपटाती हुई इसकी कुछ देर पहले कहीं भी बात का बदला लिया तो वो उछल कर सीधा हो गया। क्या कहा? अभी बताता हूँ तुम्हें। अपने हमले के लिए इतने शदीद रद्द-ए-अमल पर बेतहाशा हंसती हुई इसके सीने में समाती चली गई, और इसने मुस्कुराकर इसके गिर्द अपना मजबूत हसार बांध दिया कि वही तो इसकी ज़िंदगी की अव्वल आखिरी ख्वाहिश थी, जो अब हकीकत बनकर हमेशा हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। ख़त्म शुद्ध। जी तो गाइज़, हमारा ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। बस जी हीरोइन सी दिमागों बिल्कुल ही फारग सी, तो हीरो भी बस सही सी। हीरो तो सही सी, लेकिन हीरोइन का दिमाग वाला पोर्शन ही खाली सी। बाकी आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। देखते हो कमेंट सेक्शन आया कि नहीं आया। महानूर, नाइस नावल, थैंक यू महानूर। अली बेग, ब्यूटीफुल नावल, थैंक यू अली बेग। कार्ड वाली बाजी, वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ अच्छी है सिस्टर। आप प्लीज़ रीशा का नावल यार सितम कर वॉइस ओवर कर रहे हैं। उनके चैनल पर इस नावल की स्टार्ट की कुछ एपिसोड वॉइस ओवर हुई हैं। प्लीज़ आप कंप्लीट नावल वॉइस ओवर कर दें, थैंक यू। वेलकम करेंगे यार सितमगर भी वॉइस ओवर करेंगे, लेकिन वो भी लॉन्ग नावल है। अभी इतना लॉन्ग करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे, लेकिन अभी फ़ौरी तौर पे नहीं। मैं आपको कुछ कह सकती कि कब करेंगे। महानूर बहुत मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच महानूर, जज़ाकल्लाह। ताहन रहील, ब्यूटीफुल स्टोरी, थैंक यू ताहन रहील। हिफ्ज़ा मुबारक हो, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सायरा सद्दफ, प्लीज़ मेरी भी रिक्वेस्ट पूरी कर दे। दरमान बाय किताब चेहरा, परमिशन इशू डियर, परमिशन इशू है इस नावल का, थैंक यू सायरा। आमिना वासिफ़, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू आमिना वासिफ़। शोएब अंसारी, सोए, समझ नहीं आई किया जी। तो गाइस कमेंट सेक्शन बस आज इतना ही, बाकी कल मिलेंगे इंशाल्लाह हम न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।